नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, झारखंड और महाराष्ट्र चुनावों की हलचल के बीच राहुल गांधी के एक लेख से अब एक नया सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। हंगामे की शुरुआत बीजेपी ने की, लेकिन अपने इस खेल में बीजेपी खुद ही फंस गई है। आप जानते हैं कि कल दैनिक जागरण और इंडियन एक्सप्रेस, एक हिंदी और एक इंग्लिश, इन दोनों में राहुल गांधी ने व्यापार में कायम हो चुके एकाधिकार यानी मोनोपोली की आलोचना करते हुए एक लेख लिखा था। और आज के इस दौर की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से अपनाई गई चालाकियों से की थी और राजाओं, नवाबों, इन सब के अंग्रेजों के सामने समर्पण का जिक्र किया था। इस लेख में ऊपर से लेकर नीचे तक व्यापारियों की हिमायत की गई, उन्हें बिना डर के व्यापार करने और सबके लिए जगह बनाने की बात की गई। मगर बीजेपी को इसमें भी राष्ट्र विरोधी एजेंडा नजर आ गया। राहुल गांधी का विरोध करने के लिए बीजेपी ने मैदान में उनके पुराने साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतार दिया ताकि विरोध में थोड़ा दम आए। सिंधिया का संबंध राजघराने से भी है, आप जानते हैं। मगर बीजेपी ने यहां गलत चाल चल दी और अब फिर राहुल गांधी के सामने पिछड़ गई है बीजेपी। वहीं झारखंड चुनावों में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन को घेरने की कोशिश बीजेपी पर भारी पड़ रही है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने साफ साफ कह दिया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड खुद चीन की दीवार के समान हैं, जिन्हें पार करना संभव नहीं है। आइए सबसे पहले सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं हेमंत सोरेन। उनको सुनते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे, महाराष्ट्र भी चलेंगे और इधर दिल्ली भी आएंगे। सुनिए जरा हेमंत सोरेन को। और इन बेईमानों का षड्यंत्र से लड़ते लड़ते हमको जेल में भी डाल दिया और जेल में डालने के पीछे इनका यही उद्देश्य था कि सरकार गिराएंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा को खत्म करेंगे। लेकिन इनको पता नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य का चीन का दीवार है, कोई इसको लांग के नहीं जा सकता है। जो चढ़ेगा वो खत्म हो जाएगा। इस वजह से आप लोग ध्यान रखिएगा, हम लोग आप लोग के बीच में काम किया है। तो सुन रहे थे आप, झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य की चीन की दीवार है जिसे लांघ कर पार करके जाना बहुत मुश्किल होगा। यह बात यहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे थे। वहीं महाराष्ट्र चुनाव में आज कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी तीनों ने अलग अलग बीजेपी को घेरा है और इसके साथ ही अजित पवार ने अपने सीएम बनने की महत्वाकांक्षा जाहिर कर दी है। यह भी बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहा है और इन मुश्किलों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए जरा एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। वीडियो है राहुल गांधी का, जिसे आज ही शेयर किया है राहुल गांधी ने। यहां से शुरुआत करते हैं आज की इस चर्चा की। पहले आप राहुल गांधी के इस ट्वीट को देखिए, वीडियो को देखिए। I want to make something absolutely clear. I've been projected by my opponents in the BJP to be anti-business. I'm not anti-business in the least. I am anti-monopoly. I am anti-creating oligopolies. I am anti-domination of business by 1 or 2 or 3 or 5 people. I started my career as a management consultant, and I understand the type of things that are required for a business to succeed. So I just want to repeat, I'm not anti-business, I'm anti-monopoly. राहुल गांधी ने इस वीडियो के साथ साथ एक ट्वीट भी किया है, जिसमें राहुल गांधी ने बताया है कि कैसे कुछ व्यापारियों को बीजेपी के मंत्री मोदी के पक्ष में पोस्ट करने के लिए दबाव बना रहे हैं। ट्वीट देखिए, ट्वीट में लिख रहे हैं राहुल गांधी, आफ्टर माय आर्टिकल मेनी प्लेफेयर बिजनेसेस आर टेलिंग मी दैट अ सीनियर मिनिस्टर हैज बीन कॉलिंग एंड फोर्सिंग देम टू से गुड थिंग्स ऑन सोशल मीडिया अबाउट PM Narendra Modi and the government's programs proves my point exactly. ये कह रहे हैं, जो मैं कह रहा था उसी को ये प्रूव करते हैं। एक बड़ा मंत्री कैसे फोर्स कर रहा है इस देश के व्यापारियों को और कह रहा है कि सोशल मीडिया पर उनके पक्ष में आप लिखिए। ये बात यहां पर राहुल गांधी रख रहे हैं और ये तब जबकि मैंने अपना आर्टिकल, जो मेरा आर्टिकल आया है, उस आर्टिकल के बाद ये खेल चल रहा है। असल में बीजेपी ने अपनी मुसीबत खुद बढ़ाई है दोस्तों, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को इंडियन एक्सप्रेस में राहुल गांधी के लेख को टैग किया और कहा, जो लोग नफरत बेचते हैं
उन्हें भारतीय गौरव और इतिहास पर भाषण देने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद सिंधिया ने एक्स पर बुधवार को एक और पोस्ट में लिखा कि भारत की समृद्ध विरासत के बारे में राहुल गांधी की अज्ञानता और उनकी औपनिवेशिक मानसिकता ने सभी हदें पार कर दी हैं। तिलमिलाए हुए आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह बात कही है या सिंधिया को यह आदेश दिया गया क्योंकि राजाओं, महाराजाओं, नवाबों की बात यहां पर राहुल गांधी ने लिखी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की थी, इसलिए यहां तिलमिला गए उनके पुराने साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया? यह बात समझनी होगी। सिंधिया की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने गुरुवार को यानी आज कहा है कि महामहिम सिंधिया जी अपने एकाधिकारवादी निगम यानी मोनोपोली कॉर्पोरेट पर राहुल जी के हमले को कुछ ज्यादा ही व्यक्तिगत तौर पर ले लिया। इस कॉर्पोरेट ने नवाबों, राजाओं और भारत के राजकुमारों को डराकर भारत को गुलाम बनाकर लूटा था। यह बात यहां पर जो कह रहे हैं पवन खेड़ा ने जो बात कही है, यह भी सिंधिया को नागवार गुजरी। खैर, वहीं कांग्रेस पार्टी के ही सोशल मीडिया की हेड सुप्रिया श्रीनेत एक कदम और आगे बढ़ती हैं और एक बड़ी सी पोस्ट कर बैठती हैं। सिंधिया को उनके परिवार की पृष्ठभूमि याद दिलाती हैं। यहां पर सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में लिखा है, क्या कुछ लिखा है? कल श्री राहुल गांधी जी ने भारतीय बिजनेस के लिए समानता पर एक लेख लिखा। उसमें उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी और कुछ महाराजाओं की साठगांठ का जिक्र किया। कुछ महाराजाओं के बारे में कहीं बात का ज्योतिरादित्य सिंधिया को टैग कर रही हैं, लिख रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को उनकी बात, कही गई बात का ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ा बुरा लग गया। उन्होंने उड़ता तीर क्यों पकड़ा, यहां लिख रही हैं, उन्होंने उड़ता तीर क्यों पकड़ा? इसके दो कारण हैं। पहला, चोर की दाढ़ी में तिनका, एक कारण यह बता रही हैं, और दूसरा, अपने आप को आज भी महाराजा मानने वाली सामंतवादी सोच, ये लिख रही हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने अपने ट्वीट में डॉक्टर राकेश पाठक की किताब का जिक्र भी किया है। वरिष्ठ पत्रकार ने, और इस किताब में सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं कि वरिष्ठ पत्रकार और लेखक डॉक्टर राकेश पाठक की दस्तावेजी किताब सिंधिया और 1997 में कुछ वृत्तांत सच को और माफी चाहूंगा 1857 में कुछ वृत्तांत सच को और सामने रखते हैं। यहां पर साफ साफ लिख रही हैं कि वरिष्ठ पत्रकार और लेखक डॉक्टर राकेश पाठक, हमारे दर्शक डॉक्टर राकेश पाठक जी से भली भांति परिचित हैं और अभी से थोड़ी देर बाद उनसे आपकी मुलाकात भी करवाऊंगा रूबरू। तो यहां पर उनके बारे में लिख रही हैं सुप्रिया श्रीनेत की वरिष्ठ पत्रकार और लेखक डॉक्टर राकेश पाठक जी दस्तावेजी किताब सिंधिया और 1857 में कुछ वृत्तांत सच को और सामने रखते हैं। सन 1857 की क्रांति के समय जब झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, राव साहब आदि की सेना ग्वालियर पहुंची, तब ग्वालियर के महाराज जयाजी राव सिंधिया खुद उनके विरुद्ध युद्ध लड़ने पहुंचे थे। ये बात यहां पर लिख रहे हैं सुप्रिया श्रीनेत और उसके बाद लिखती हैं 1 जून 1858 को मुरार छावनी यानी ग्वालियर में हुए युद्ध में सिंधिया की फौज के सिपाहियों ने पेशवा की सेना पर गोले दागने से मना कर दिया था। तब खुद जयाजी राव सिंधिया ने लक्ष्मीबाई और क्रांतिकारियों की सेना पर तोप के गोले दागे थे। यह इतिहास है और यह किताब जो डॉक्टर राकेश पाठक जी की किताब है, उस किताब में यह सब कुछ लिखा है और उस किताब को उद्धृत करते हुए, उस किताब का हवाला देते हुए यह बात यहां पर लिखकर सीधा सीधा सुप्रिया श्रीनेत ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरा है। तो इस तरह राहुल गांधी पर हमला करने निकले ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर बुरी तरह घिर गए हैं और अब बीजेपी उनका बचाव कैसे करेगी यह देखना होगा। हालांकि आपको पता होगा कि बीजेपी नरेंद्र मोदी के अलावा किसी का बचाव नहीं करती है। बीजेपी में सिर्फ एक आदमी का बचाव होता है, वो है नरेंद्र मोदी। वहां अमित शाह का बचाव भी नहीं होता बीजेपी में। अमित शाह का बचाव करने के लिए नरेंद्र मोदी कभी कभार दिखाई देते हैं, लेकिन और कुछ नहीं होता। तो इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी कैसे बचाव करेगी आप समझ लीजिए। इधर आज उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी के घोषणा पत्र के अलावा अपना वचननामा क्यों निकाला, इस पर सटीक जवाब दिया है।
उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा है और क्यों वचननामा निकाला है, जरा सुन लेते हैं पहले और फिर चर्चा। महाराष्ट्र, इधर झारखंड, इधर दिल्ली और सब तरफ हाहाकार मचा हुआ है और बीजेपी घिरी हुई क्यों है, कैसे चुनाव जो है वो बदल रहा है और कैसे राहुल गांधी का दांव आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये सब कुछ हम चर्चा करेंगे। सुनिए जरा, यहां ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो आप सुन रहे थे, उनकी बात आप बहुत ज्यादा सुन रहे थे, लेकिन अब जरा उद्धव ठाकरे को सुनिए। अभी मैंने आपके सामने शिवसेना की ओर से महाविकास आघाड़ी सरकार आने के बाद हम क्या करने जाने वाले हैं, जनता की सेवा कैसे हम करने वाले हैं, वो हम तो वचननामा कहते हैं, तो वचननामा हमने जनता के सामने रखा है। साथ ही साथ एक छोटा पॉकेट वचननामा हमने एक शायद नहीं होगी या नहीं होगी बात हमने करने की कोशिश की है कि जो लोग हमारे गांव-गांव में जाते हैं, प्रचार करते हैं, उनको आसानी से पता चले कि अरे हमने क्या वचन दिया है। तो एक जैसे मैंने मेरी जेब में रखा है वैसा ही एक वचननामा हमने दिया है, जिसके पीछे हमने QR कोड दिया है। वो अगर आप स्कैन करेंगे तो आपको पूरा जो हमारा वचननामा है आप उसमें पढ़ सकते हैं। इसमें जो जानकारी हमने दिए हैं, ये तो बात सही है कि बहुत सारी चीजें महाविकास आघाड़ी का जो मैनिफेस्टो है उसमें जो आई है वही हमने दी है, लेकिन साथ ही साथ कुछ अलग बातें जिसके ऊपर हमें ऐसे लगा कि ध्यान देने की आवश्यकता है वो भी हमने इसमें डाली है। और जैसे मैंने कहा कि जो भी हम कहते हैं वो करते हैं। आपको अगर याद दिला दूं कि पिछले सभी चुनाव में हम चाहे यूपी में थे या महाविकास आघाड़ी में, हमने हमारा वचननामा जनता के चरणों में सादर किया था। और तो सुन रहे थे आप, यहां वचननामा जनता के सामने क्यों रखा है ये बता रहे हैं यहां उद्धव ठाकरे। आपको बता दूं कि बीजेपी उद्धव ठाकरे पर तंज कस रही थी, लेकिन अब खुद ही इसमें फंस गई है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी में दरार की कोई बात ही नहीं है, बल्कि एनसीपी और शिवसेना में दरार डालने वाली बीजेपी को अब करारा जवाब दोनों दलों से मिल रहा है। अजित पवार के लिए सुप्रिया सुले ने साफ कह दिया है कि वे बीजेपी के साथ हैं, तो अब हमारी लड़ाई विचारधारा की है, इसीलिए परिवार अब एक नहीं हो सकता। साफ साफ आज सुप्रिया सुले ने कह दिया है कि यह परिवार अब एक नहीं हो सकता, क्योंकि वो बीजेपी के साथ हैं, यानी अजीत दादा जो हैं वो बीजेपी के साथ हैं। वहीं अजित पवार ने एक इंटरव्यू में अपनी सीएम बनने की महत्वाकांक्षा में यह कहकर जाहिर कर दी महत्वाकांक्षा कि क्लर्क भी चाहता है कि उसका प्रमोशन हो। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है अजित पवार केवल उप मुख्यमंत्री पद से अब नहीं मानेंगे। यह मैसेज बीजेपी को दे दिया गया है। वहीं नवाब मलिक के प्रचार के लिए भी अजित पवार ने कहा है कि उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो फिर क्यों नहीं जाऊंगा मैं उनके प्रचार में। यानी कुल मिलाकर बीजेपी इस समय मुसीबतों के टापू में फंसती हुई दिख रही है दोस्तों, चाहे वो महाराष्ट्र हो या झारखंड हो। वहीं इंडिया गठबंधन का जहाज तेजी से आगे बढ़ रहा है और राहुल गांधी चुनाव के मौसम में सियासत से अलग जो भी मुद्दे उठा रहे हैं उसमें भी बीजेपी फंस रही है। ऐसे में बीजेपी को क्या सुरक्षित किनारा मिल पाएगा या नहीं, एक बड़ा सवाल है। बीच चुनाव में क्या खेल हो गया है और उस खेल से कैसे आगे पार निकलेगी बीजेपी, निकालेगी खुद को। राहुल का जो बड़ा दांव है उस दांव का हल क्या होगा बीजेपी के सामने। इन सब के बीच अभी ये कार्यक्रम कर रहा हूं, राहुल गांधी का एक और ट्वीट आ गया है। उस ट्वीट को जरा देख लेते हैं, फिर चलते हैं सीधे हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों के बीच। और आपसे वादा किया हूं कि राकेश पाठक जी से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। महाराष्ट्र के राहुल गांधी लिख रहे हैं, महाराष्ट्र के भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री के अनुसार बाबा साहेब के संविधान को दिखाना और जाति जनगणना के लिए आवाज उठाना नक्सली विचार है। भाजपा की यह सोच संविधान निर्माता महाराष्ट्र के सपूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान है। लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र की जनता ने संविधान की लड़ाई लड़ी और महाविकास आघाड़ी को बड़ी जीत दिलाई। भाजपा द्वारा बाबा साहेब का अपमान महाराष्ट्र की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। वो कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर हमारे संविधान पर किए गए हर हमले की पूरी ताकत से जवाब देकर उसकी रक्षा करेगी और भाजपा की ऐसी तमाम शर्मनाक कोशिशें नाकाम होंगी। लिखकर ले लो, जाति जनगणना होकर रहेगी। संविधान विरोधी भाजपा, ये ट्वीट किया है हैशटैग के साथ राहुल गांधी ने अभी से ठीक थोड़ी देर पहले, जब ये कार्यक्रम हम कर रहे थे, इसकी शुरुआत कर रहे थे, तभी ये ट्वीट आया है। और यहां साफ साफ
यहाँ जो जाति जनगणना की बात है और उस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए राहुल गांधी नजर आते हैं और एक सीधा हमला कर रहे हैं बीजेपी पे। तो राहुल गांधी के जो अलग अलग दांव हैं, इन दांवों से कैसे निजात पाएगी, कैसे पार पाएगी, कैसे किनारे लगेगी बीजेपी की नैया, ये समझना जरूरी है। आइए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये बीच में पीले जैकेट में जो हैं ये डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, इन्हीं से आपका परिचय करवाने का वादा किया था। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत करता हूं। आपकी चर्चा खूब चल रही है और सीधे पंगा ले रहे हैं आप ज्योतिरादित्य सिंधिया से, इसलिए भी आपकी चर्चा खूब है, आऊंगा आप तक। इनके अलावा प्रशांत टंडन जी इनके बाएं साइड में आपको दिख रहे हैं और दाहिने साइड में प्रेम कुमार जी दिख रहे हैं। इधर नीचे प्रोफेसर रविकांत जी हैं, समीरात्मज मिश्र जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत इस्तकबाल है और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे डॉक्टर साहब आपके पास ही आना चाहता हूं। सुप्रिया श्रीनेत ने आपकी किताब का जिक्र करते हुए सीधे सीधे हमला बोला है ज्योतिरादित्य सिंधिया पे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीधा हमला बोला, नाम लेकर ट्वीट करके सीधे राहुल गांधी पर। राहुल गांधी ने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में ABCD कुछ नहीं लिखा था। उन्होंने कहा था पुराने राजघरानों की साठगांठ जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, वही कमोबेश अब दिखाई दे रही है। उस समय भारत की जो हालत हुई वही हालत अब हो सकती है। उस समय भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, अब भी एक दो व्यापारियों की मोनोपोली है। इस मोनोपोली से बाहर निकलना चाहिए। राहुल गांधी के पूरे आलेख को चाहे आप हिंदी में पढ़िए चाहे अंग्रेजी में पढ़िए, उसमें यही निकल के आता है, क्योंकि आलेख एक है, भाषा अनेक है, इसलिए भी तो। लेकिन यहां समझने की बात है कि ये इतना नागवार क्यों गुजर गया ज्योतिरादित्य सिंधिया को, या सोची समझी रणनीति के तहत ज्योतिरादित्य सिंधिया को फ्रंट पे फेंक दिया गया है। लड़ सकते हो तो बेटा लड़ लो, वरना निकल लो, क्या कहा जाए? पहली बात तो यह है कि मैंने सिंधिया जी पर कोई आक्षेप नहीं लगाया। मैंने तो एक इतिहास के विद्यार्थी और साधारण लेखक होने के नाते किताब लिख दी। किताब में सारे दस्तावेजी प्रमाण हैं। 1857 की क्रांति के समय सिंधिया राजघराने की भूमिका क्या थी, खुद सिंधिया राजघराने के गजेट्स में लिखा हुआ है। उसके जो गजेटियर हुआ करते थे, सिंधिया राजघराने के जो प्रशस्तिगान लिखने वाले पुस्तक लेखक थे। एक किताब तो ऐसी है जो बाकायदा जयाजीराव के बाद के महाराज की संस्कृति से उनकी ही सहमति से लिखी गई थी। उसमें वो सब लिखा है कि क्रांति के समय जयाजीराव सिंधिया की भूमिका क्या थी। वे अंग्रेजों के साथ खड़े थे। सुप्रिया श्रीनेत ने जो अपने ट्वीट में लिखा है वो मेरी किताब में से ही सारा सामग्री ली गई है। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि इतने व्यस्त राजनेता भी किताबें पढ़ लेते हैं, अच्छी बात है ये। कुल मिलाकर राहुल गांधी के आलेख में ऐसा क्या है राजीव, जिसको लेकर राजे रजवाड़े और उनके परिवार के, उनके वंशजों को इतनी पीड़ा हो रही? सिंधिया के अलावा एक नाम और जोड़ लीजिए राजीव जी, जयपुर राजघराने की दिया कुमारी का भी एक बयान आया, उन्होंने भी राहुल गांधी की निंदा की है। दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। नंबर एक, राहुल गांधी ने ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र किया और राजे रजवाड़ों के अंग्रेजों के साथ संबंधों का उल्लेख किया है। ये सब इतिहास में प्रमाणित तथ्य है, सिर्फ मेरी किताब की बात नहीं है। मेरी किताब तो देखिए, जो बहुत बड़े बड़े लेखकों के मैं सामने स्क्रीन पर दिखा भी देता हूं हमारे दर्शकों के, इसमें जिन लोगों का संदर्भ लिया गया, जो बड़े बड़े इतिहासकार हैं, न केवल भारत के बल्कि दुनिया भर के, जिन लोगों ने 1857 की क्रांति या क्रांति के विफल होने के बाद 15 अगस्त 1947 तक का जो भारत, उसके बारे में जो कुछ लिखा है वो स्पष्ट करता है कि अनेक राजघराने ऐसे थे जो अंग्रेजों के साथ थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थे 1857 से पहले, और उसके बाद जो खुलेआम सीधे सीधे घोषित रूप से महारानी का साम्राज्य कायम हो गया। ये विनायक दामोदर सावरकर की किताब, मुझे आश्चर्य है कि मैं पहले भी कह चुका हूं, सिंधिया जी आजकल जिस पार्टी में हैं उस पार्टी के नए आराध्य हैं विनायक दामोदर सावरकर। 1857 का स्वतंत्र समर, इसमें भी वही लिखा है सिंधिया घराने के बारे में, जयाजीराव सिंधिया के बारे में, जो मैंने लिखा, जो मेरी किताब में सावरकर के उल्लेख से। ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक सोची समझी रणनीति के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतार दिया। क्या आप इनसे लोहा लीजिए, क्योंकि राजघराने की बात राहुल गांधी ने कही। नंबर एक, राहुल गांधी के आलेख में किसी एक घराने का जिक्र नहीं।
किसी भी एक राजवंश का जिक्र नहीं। उस समय तो 543 रजवाड़े थे, एकीकरण से पहले 550 राजे रजवाड़े थे। तो आपने अपने ऊपर क्यों ये आक्षेप ले लिया? तो सुप्रिया जी ने तो लिखा है दाढ़ी में तिनका। दूसरी बात यह है कि इतिहास के जो मान्य और प्रामाणिक तथ्य है उनसे आज ज्योतिरादित्य सिंधिया इनकार नहीं कर सकते। हम ये भी मानते हैं कि अतीत में उनके पुरखों ने जो भी कुछ किया उसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जिम्मेदार थे या दिया कुमारी जी जिम्मेदार थे। लेकिन इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 21वीं सदी में जो कुछ किया है 2020 में कांग्रेस पार्टी छोड़कर या गांधी परिवार का साथ छोड़कर, वो तो वर्तमान इतिहास है, वर्तमान है, वो इतिहास भी नहीं है, वर्तमान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के आलेख पर जिस तरह बीजेपी तिलमिला रही है और खासतौर से भूतपूर्व राजवंशों को और उन प्रतिनिधियों को सामने रखकर ये लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रही है, उतना ही राहुल गांधी जो विचार रखना चाहते हैं वो और प्रबल होगा और पुष्ट होगा। राहुल गांधी कहाँ गलत है? अगर भारत में कंपनियों का इसी तरह एकाधिकार हो जाएगा तो छोटे मझोले उद्योग धंधे कारोबारी उन सबका कारोबार चौपट हो जाए। और अजीत जी, हमारे देश में तो कानून है ना, MRTP एक्ट है एकाधिकार कानून को रोकने के लिए। तो राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि उस वक्त भी सारे राजे रजवाड़े अंग्रेजों के साथ नहीं थे, लड़ने वाले भी तो थे। बहादुर शाह जफर थे जो कमान संभाले हुए थे 1857 की क्रांति। महारानी लक्ष्मीबाई थी, कुंवर सिंह थे, न जाने ऐसे कितने राजे रजवाड़े भी थे। लेकिन बहुतायत उन लोगों की थी जो अंग्रेजों के दबाव में या लोभ में लालच में या डर कर अंग्रेजों का साथ दे। और अगर आज भी हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह अडानी अंबानी एकाधिकारवादी व्यापार करना चाहते हैं, पूरे देश के कारोबार पर कब्जा करना चाहते हैं, तो एक राजनेता होने के नाते, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी वही चिंता उकेर रहे हैं। इसमें अनुचित क्या है? और ज्योतिरादित्य सिंधिया की अंत बात को यहां पर मैं खत्म करूंगा। उन्होंने जिन क्रांतिकारियों का जिक्र किया उसमें महाजी सिंधिया से शुरू किया है। हम सब मानते हैं, मेरी किताब में महाजी सिंधिया का पूरा उल्लेख है, उनके पराक्रम का जिक्र है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में वे शामिल थे, अहमद अब्दाली के खिलाफ, सब कुछ है। लेकिन अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया महाजी सिंधिया की वीरता का श्रेय लेना चाहेंगे तो उनके बाद वाले जयाजीराव सिंधिया 1857 की क्रांति में गद्दारी करने को भी तो उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा तू, ये संभव नहीं। तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक लड़ाई है, राहुल गांधी विचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को तथ्यों के आधार पर कोई काट करनी थी वो कर सकते थे, लेकिन वे बेवजह राजे रजवाड़ों की लड़ाई लड़ने उतरे, जबकि अब तो राजतंत्र है नहीं इस देश में, राजनीति, हम सब समान नागरिक हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इस लड़ाई में फिलहाल राहुल गांधी ने जिस तरह से रीबटल किया है, उन्होंने फिर से ये भी ट्वीट कर दिया कि मंत्री लोग धमकी दे रहे हैं कारोबारियों को कि माननीय मोदी जी की आराधना करो, उनकी तारीफ में ट्वीट करें, लेख लिखें। तो ये भी लोकतंत्र में कोई अच्छे संकेत नहीं। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी का एक लेख और उस लेख के बाद आखिर क्या हो रहा है कि इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया को, दिया कुमारी को और उसके अलावा राहुल गांधी को खुद को दोबारा उस पर आना पड़ रहा है, लेख की चर्चा करनी पड़ रही है। ये समझने की जरूरत है आखिर राहुल गांधी ने कल लिख क्या दिया कि इसके बाद से यहां हलचल इतनी पैदा हो गई कि बीजेपी अंदर खाने बहुत परेशान नजर आ रही है। बीजेपी के नेताओं को बाहर निकल के इस पर बयान देना पड़ रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करना पड़ रहा है। आखिर क्यों, यह समझने की जरूरत है। एक बार जल्दी से प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। और क्या इसका प्रभाव, हम लोग दो तरह की राजनीति चलती है। एक राजनीति आप आलेखों के जरिए, बाकी अपने क्रियाकलापों के जरिए आप लोगों को प्रभावित करते हैं बौद्धिक क्षमता के आधार पे। दूसरा होता है कि आप जाते हैं चुनावी मंच पे, भाषण देते हैं, वहाँ जो लोग आते हैं उनको पैगाम देते हैं और उनके जरिए आप गांव-गांव तक, मोहल्ले तक पहुँचते हैं। ये दोनों है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का मकसद यही है कि जनता के बीच सही बातें पहुंचाना और अपनी तरफ जनता को आकर्षित करना, अपने लिए वोट बैंक तैयार करना। राहुल गांधी अगर ये कर रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं, या मोदी जी करते हैं तो गलत क्या करते हैं? कहीं कोई गलत नहीं है।
लेकिन यहां पर राहुल गांधी मोनोपोली, बिजनेस में मोनोपोली की बात कर रहे हैं, इसी पर आलेख लिख रहे हैं। राहुल गांधी साफ साफ ये भी कह रहे हैं कि मेरा मकसद व्यापार के खिलाफ आवाज उठाना नहीं है, मेरा मकसद मोनोपोली के खिलाफ आवाज उठाना है। अभी आपने वीडियो जो बना राहुल गांधी का सुना, उसमें वो बात कहते हुए नजर आ रहे थे। क्या यहां से भाजपा तिलमिलाई हुई है? क्योंकि देखिए पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम को देखिए जरा ध्यान से, इसलिए आप लोगों के विचार बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नरेंद्र मोदी इसी कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी, जिसमें कांग्रेस पार्टी कर्नाटक से तेलंगाना जीतती है, तेलंगाना के बाद में फिर आगे बढ़ती है, उधर हिमाचल जीतती है, और जो वादे करती है कांग्रेस पार्टी, गारंटी जो दे के आती है, उस गारंटी को वो आगे बढ़ाती है। इंप्लीमेंटेशन पे जाते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, नरेंद्र मोदी उस पर वार करते हैं, फंस जाते हैं। क्या ये जो फंसने वाली बात है, यही राहुल गांधी जब आगे अपनी बात रखते हैं तो और फंसाते हैं? क्या इसीलिए यहां ज्योतिरादित्य सिंधिया को आना पड़ता है? क्या इसीलिए नरेंद्र मोदी को ट्वीट करना पड़ता है? क्या कुछ है इसके अंदर की और कहानी? प्रेम कुमार जी। जी शुक्रिया राजीव जी। देखिए, विचार जब बहुत सारी प्रतिक्रियाओं को जन्म देने लगते हैं और बहुत सारी, मतलब बहुत सारी, एक नहीं अनेक प्रतिक्रियाओं की चेन पैदा होने लगती है, और तब वही विचार वास्तव में क्रांतिकारी विचार कहलाता है। और हमें नहीं पता था, या देश को भी नहीं मालूम था, कि राहुल गांधी एक इतने अच्छा लेख लिख सकते हैं कि जो पूरे देश के प्रतिक्रियावादी ताकतों को प्रतिक्रियाएं देने के लिए विवश कर दें। और जो लेख उन्होंने लिखा, देखिए, कभी तो अपनी कविता लिख जाता है, वो अपने मतलब, मन से उसका मतलब भी बताता है, लेकिन कभी जितना सोचता है उससे भी ज्यादा अगर उसको पढ़ने वाले सोचने लगे तो वो कविता सफल होती है, साहित्य में भी और लेख में भी। ये सिंपल सी बात है। राहुल गांधी के लेख में इतिहास है, वर्तमान है, अतीत से सीखने की नसीहत है, वर्तमान को आगाह करने वाली बातें हैं। आज की राजनीति किस तरीके से इतिहास के काले अध्याय को सीख करके और काली बना रहे हैं, उस ओर भी वो इशारा करते हैं कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो कब खत्म हो गई, जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाली। उस साम्राज्य को खत्म करने के लिए हिंदुस्तान में स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, और स्वतंत्रता आंदोलन अलग अलग समय में अलग अलग रूपों में दिखा, कुर्बानियों की एक सीरीज रही, श्रृंखला रही, तब जाकर के हम उससे आजाद हो पाए। लेकिन आज एक बार फिर वही परिस्थितियां, वही ईस्ट इंडिया कंपनी वाली परिस्थिति, जिसने कि देश के मैन्युफैक्चरिंग को तबाह कर दिया था, जिसने कि पूरे मैन्युफैक्चरिंग की जगह में अपने आप को स्थापित किया। नशे के कारोबार में देश को, हमें जानते हैं, चीन से अफीम युद्ध वगैरह का जो स्थल बनाया गया, हिंदुस्तान ही बनाया गया, और यहाँ से वो अफीम युद्ध लड़ा करते थे, अफीम युद्ध बोला जाता है उसको। वो जो है नशे में इंडिया को डुबोया। वो सारी परिस्थितियां हूबहू आज के समय में हमें दिख रही हैं। हमारा देश आज भी मुद्रा एयरपोर्ट से अरबों रुपए का नशा मंगा रहा है, कौन कोई पकड़ा नहीं जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है पता नहीं है। पंजाब से लेके हरियाणा से लेके अलग अलग प्रदेशों का किसका भी नाम ले लीजिए, सब नशे की गिरफ्त में है। युवाओं को नशे की गिरफ्त में डाल दो, और जो नेचुरल रिसोर्सेस है उस पर किसी का कब्जा कर दो, स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को तबाह कर दो, जैसे आज एमएसएमई तबाह है, ताकि जो मोनोपोलीज हैं, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी एक मोनोपोलीज थी, आज भी एक मोनोपोलीज अडानी के रूप में पैदा हुआ है, और उसको लीगल इलीगल सारी नियमों को तोड़ करके जो मदद की जा रही है उस ओर इन्होंने इशारा किया है। तब राजा रजवाड़ा संस्कृति था, तब राजा रजवाड़ों को बांटने और लुभाने और डराने का काम किया गया। आज जो हम लोकतांत्रिक ढांचे में जी रहे हैं उसमें प्रतिपक्ष है, विपक्ष की सरकारें हैं, मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, उन सब के जो भी प्रतिरोधक शक्ति है
इस उस राजनीति की जो ऐसे मोनोपोली करने वालों को संरक्षण दे रही है, उसको तबाह करने के लिए ईडी, सीबीआई और तमाम जो संवैधानिक संस्थानें हैं उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। उन संवैधानिक संस्थानों की जवाबदेही जो जनता के प्रति थी, वो अब उस मोनोपोली करने वाले उद्योगपति के जो जिसका मोनोपोली है उसके प्रति हो गई है। सत्ता जो है उस आज की ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलाम होती दिख रही है, उसकी चाटुकार होती दिख रही है, उसके लिए काम करती दिख रही है। तो एक बार फिर आपको याद होगा कि जब कोरोना के समय में बहुत हल्ला हंगामा हुआ था, तो वो कोरोना की दवा बनाने वाला व्यक्ति लंदन भाग गया था, धमकी दे रहा। तो आज आप अरबों रुपए कमा करके लंदन भाग सकते हैं, या बहुत सारे भगोड़े तो हैं ही विदेश में जाके बैठे हुए, उनका कोई कुछ नहीं बिगड़ रहा, वो कारोबार भी करते हैं, वहां से पैसे भी बनाते हैं। तो आज की जो स्थिति है कि मोनोपोली करने वाला व्यक्ति, उद्योगपति सारे व्यापार जगत को डरा करके धमका करके रखा हुआ है। जो ईमानदार उद्योगपति हैं, कारोबारी हैं, जो इनोवेशन करते हैं, जो नवाचार करते हैं, जो जोखिम लेते हैं, जो उद्योग खड़ा करते हैं, वो उनके लिए जो माहौल होता है, उस माहौल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जा रहा है। बैंकिंग सेवा उद्योगपतियों के ऋण एनपीए माफ करने में लगी हुई है, जबकि बैंकिंग सेवा की जिम्मेदारी देश की उद्योग और कारोबार के वातावरण को मजबूत करने और जनता के पैसे का सदुपयोग करने के लिए होता है, वो भी खत्म हो गया। मैं क्या व्याख्या करूं राजीव जी, इतनी सारी बातें इतनी गहराई के साथ राहुल गांधी ने रखी हैं कि हमें लगता है कि जितनी बार आप हमें बोलेंगे, हम कोई ना कोई नई बात हम उनके लेख से लेकर के आकर बैठ सकते हैं। इतना बड़ा डायमेंशन है इस लेख में। हमें तो लगता है कि वो समय आ गया है, जब बाल गंगाधर तिलक कभी लेख लिखने की वजह से जेल जा रहे थे, आज अब राहुल गांधी के भी जेल जाने का समय आ गया लगता है, क्योंकि उसके लिए भी पूरा वातावरण बनाया जा रहा है। उनको देशद्रोही करार दिया जा रहा है, देश के खिलाफ बताया जा रहा है, बगावत करने के लिए लोगों को प्रेरित करने वाला भी बताने में लगे हुए हैं लोग। हमें लगता है कि एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है कि राहुल गांधी को जेल में डाला जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं नौकरियों का समर्थक हूं, व्यवसाय का समर्थक हूं, प्रतिस्पर्धा का, कंपटीशन का समर्थक हूं और मोनोपोली यानी एकाधिकार का विरोधी हूं। हमारी अर्थव्यवस्था तभी फलेगी फूलेगी जब सभी व्यवसायों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष स्थान होगा। ये बात प्रशांत टंडन जी इस वक्त करने का मतलब क्या है? इसका महाराष्ट्र और झारखंड की राजनीति पर, सियासत पर, चुनावी राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है? जब राहुल गांधी ये आलेख कल जब वो पहुंच रहे थे उधर नागपुर संविधान सम्मान सम्मेलन में भाग लेने के लिए, उनको पता था शाम को 4:30 बजे उनको वहां मुंबई पहुंचना है, उससे पहले ये आलेख आना और आज ट्वीट करना और उसके बाद बीजेपी का तिल मिलाना, क्या सब कुछ पहले से उनको पता था कि ये होगा? लेकिन इसका असर महाराष्ट्र में और झारखंड में। राजीव जी, ये इस लेख की चर्चा आज हम लोग क्यों कर रहे हैं? लेख कल आया था, कल के न्यूज पॉइंट में हम लोगों ने इस लेख की पूरी चर्चा कर ली थी। ये चर्चा आज नहीं होती, राकेश पाठक भी इस चर्चा में शामिल शायद होते ना होते, अगर बीजेपी ने इसको बढ़ाया नहीं होता आगे। तो बीजेपी ने इसको एम्पलीफाई किया, बीजेपी ने इस लेख का प्रचार कर दिया और इस वजह से आज हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। वरना तो कल डिस्कस करके हम निकल गए होते, आज कुछ और बात कर रहे होते। तो राहुल गांधी को तो बीजेपी का धन्यवाद करना चाहिए, सिंधिया जी का भी धन्यवाद करना चाहिए। बाकी डॉक्टर राकेश पाठक ने और डिटेल में बता ही दिया है कि और प्रेम कुमार जी ने भी कि ये क्या क्या इस लेख में है, हम लोग भी कल चर्चा कर चुके हैं। देखिए पॉलिटिकली मामला क्या है। पॉलिटिकली मामला ये है कि राहुल गांधी जातिवार जनगणना, आरक्षण की 50% लिमिट, सामाजिक न्याय और अब एक नया जोड़ दिया कि बिजनेस के लिए लेवल प्ले फील्ड, बराबरी का, यानी व्यापारी बिजनेस का लोकतांत्रिकरण, मोनोपोली खत्म हो। अब ये राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा है।
महाराष्ट्र के चुनाव के पहले ये आना, जो हमारी बिजनेस कैपिटल है इस देश की, इसलिए महत्वपूर्ण है और इसकी चर्चा अब होनी चाहिए। तो बीजेपी ने रास्ता खोल दिया, सिंधिया जी ने रास्ता खोल दिया कि अब इसकी देश भर में चर्चा होनी चाहिए कि बिजनेस का रोल क्या है। कैसे किसी को 6 एयरपोर्ट मिल जाते हैं, इसका कोई तजुर्बा नहीं है। इसकी भी चर्चा होनी चाहिए कि ये बिजनेसमैन, जितने मोनोपोली वाले बिजनेसमैन हैं, ये पॉलिटिकल कैसे हो गए। 2014 से पहले तो बिजनेसमैन अपना काम करते थे, पॉलिटिकल पार्टी से, सरकारों से इनका गिव एंड टेक होता था, फिक्की के थ्रू, सीआईआई के थ्रू, दूसरे और थिंक टैंक के थ्रू, अपने संपर्कों के थ्रू जो लियाजन ऑफिसर होते हैं। लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में ये 2014 के बाद ये कुछ बिजनेसमैन आ गए और ये देश के लोकतंत्र को तय कर रहे हैं कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या होगी देश की। यह इनको किसने दे दिया। आप देखिए कि जिनकी चर्चा राहुल गांधी कर रहे हैं या जिस तरह इशारा है उनका, ये जो 2-3-4 बड़े बिजनेसमैन हैं, यही मीडिया भी चलाते हैं, इन्हीं का मीडिया है। वो मीडिया में क्या कर रहे हैं, केवल एक राजनीतिक विमर्श नहीं वो पैदा कर रहे हैं, वो समाज में रोज रात में जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिजनेस कैसे हो, वहां चर्चा हो रही होगी हिंदू मुसलमान की। जी, वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, वो नफरत फैला रहे हैं देश में, वो आदिवासी विरोधी हैं, वो किसान का आंदोलन होता तो किसान विरोधी हैं, वो सिखों के विरोधी हैं। वो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, केवल एक राजनीतिक पक्ष नहीं है उनका। बहुत खतरनाक है कि वो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। यही उद्योगपति जो इनके मीडिया के जो जिनकी चर्चा राहुल गांधी कर रहे हैं, तो इस बारे में ये जो चंद उद्योगपति हैं जो पॉलिटिकल हो गए हैं, इनके बारे में राष्ट्रीय विमर्श होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कि इनका रोल क्या है, इनके मीडिया का रोल क्या है, इनके कितने खाते विदेशों में हैं, इनके बिजनेस इंटरेस्ट क्या है, इनका नेशनल इंटरेस्ट क्या है। कभी आप देख लीजिए, इनका क्या भारत के समाज से कोई ताल्लुक नहीं है। दुनिया के किसी भी देश में आप राजीव जी देख लीजिए, उनके देश में अगर बाढ़ आती है, भूकंप आता है, कोई त्रासदी आती है, कोई कोरोना होता है, वहां के बिजनेसमैन साथ में खड़े होते हैं जनता के, तो बयान देते हैं। हमारे यहाँ कभी आपने सुना, ये जो पॉलिटिकल बिजनेसमैन है, ये कभी देश की जनता की मुसीबतों में आवाज भी उठाते हैं? कभी नहीं। तो ये नया विमर्श राहुल गांधी ने किया, पैदा कर दिया है और ये बहुत अच्छा है। अभी तक बीजेपी या नरेंद्र मोदी विमर्श पैदा करते, चिंता क्यों है, क्यों सिंधिया जी को लगाया गया? ठीक है, वो तो इस इंडिया कंपनी से दुखी हो गए होंगे, लेकिन क्यों लगाया गया? उनको लगाया इसीलिए गया कि बीजेपी की जो पूरी पॉलिटिक्स का जो केंद्र है वो हेट है, और अगर दूसरे विमर्श भारी पड़ेंगे तो वो नफरत का, ध्रुवीकरण का कमजोर पड़ता है पॉलिटिकल प्लान। बीजेपी ने एक भी चुनाव आज तक नहीं जीता है जिसमें कि उन्होंने नफरत को आधार न बनाया हो। अगर समाज में नफरत कम होगी, दूसरे विमर्श पैदा होंगे, तो बीजेपी को पॉलिटिकली दिक्कत होगी। बिल्कुल। राहुल गांधी ने यह कर दिया है कि बीजेपी के नफरत वाले एजेंडे के सामने दूसरे बड़े विमर्श खड़े कर दिए हैं, और अब बीजेपी उसको एक्नॉलेज कर रही है, बीजेपी उसको मान रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब इस देश की राजनीति में कई सारे मुद्दे होंगे बीजेपी के मुद्दों के अलावा भी। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि एक मुद्दा पैरेलली, क्योंकि अभी तक अगर पिच बना रही है बीजेपी, आप उस पर खेलने जा रहे हैं, लेकिन अगर पिच आप भी बना रहे हैं तो यहां बीजेपी को भी आप कहीं ना कहीं उधर देखने के लिए, थोड़ा सा रुकने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं। और यानी मुद्दों का अभाव नहीं है, मुद्दे बहुत हैं, और उन मुद्दों में कौन किस मुद्दे को आगे ले जाता है, जनता किससे प्रभावित होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। प्रोफेसर रविकांत जी, हम
चार लोगों की बातें आप लगातार सुन रहे हैं। राहुल गांधी, और ये एक बहुत वाजिब सवाल जिसको मैं अभी प्रशांत जी के सामने लेके गया था, और ये कि राहुल गांधी इस वक्त व्यापार की बात क्यों कर रहे थे। साफ समझ में आ गया कल से लेके आज तक, और प्रशांत जी बता भी रहे हैं कि कल हम लोगों ने इसी न्यूज पॉइंट में इसके चर्चा कर ली थी, राहुल गांधी के आलेख पे हमने बात कर ली थी। आज दोबारा बात क्यों करनी पड़ रही है? उसमें भी इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो ट्वीट किया है वो राहुल गांधी का नाम लेकर किया है, और यहां से उसके बाद राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया वो भी आप लोगों ने देख लिया। इससे पहले जातिगत जनगणना की बात भी राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं, मुद्दे राहुल गांधी लगातार दे रहे हैं। इसके अलावा कल आपने देख लिया इसी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने अपनी गारंटी लॉन्च कर दी। जिन गारंटियों से नरेंद्र मोदी शायद परेशान हैं, जिसके खिलाफ नरेंद्र मोदी ने अभी 4-5 दिन पहले एक नहीं बल्कि 5-5 ट्वीट किए, जिसमें से तीसरे नंबर ट्वीट को उन्होंने डिलीट कर दिया। अब यहां से क्या कहानी वो हिंदू मुस्लिम से बाहर निकलेगी, क्या लगता है आपको? क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में हैं और वहां भी 9 सीटों पे उपचुनाव हैं। क्यों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ बार बार, चाहे वो झारखंड जाएं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करें या वो महाराष्ट्र आए, हर जगह वो वही बात करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके इर्द गिर्द बीजेपी की राजनीति का पहिया घूमता है, यानी हिंदू और मुसलमान। इस चक्कर में फंसेगी जनता। देखिए राजीव जी, हिंदू और मुसलमान की जो चर्चा हुई थी लोकसभा चुनाव के पहले, उससे ज्यादा अब ये चर्चा जा नहीं सकती। राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ, उसका उद्घाटन हुआ, और उसी स्थल पर, उसी अयोध्या सीट पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी हारती है। दूसरा, लोकसभा चुनाव में जो उनका टारगेट था 400 सीटें जीतने का, उसका परिणाम क्या हुआ ये भी इस देश ने देखा। मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस छीन लेंगे, मछली, मटन, जितना भी कर सकते थे मोदी जी वो उन्होंने किया था। देश का डिस्कोर्स इसके आगे अब जा चुका है, और मुझे लगता है कि आज राजनीतिक विमर्श के केंद्र में 2-3 चीजें महत्वपूर्ण हैं डिस्कोर्स के लिहाज से। एक तो संविधान की बात, और उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा कास्ट सेंसस का, उसी से आप संबद्ध मान सकते हैं रिजर्वेशन के मुद्दे को, और इसके अलावा किसानों मजदूरों की समस्याएं, नौजवानों की बात, और जिस तरह से इस देश में मोनोपोली सिस्टम काम कर रही है, अंबानी और अडानी के जरिए उन तमाम उद्योगपतियों को खत्म किया जा रहा है जो लगातार इस देश की तरक्की में सहभागी बने रहे जी। तो अब उनको भी खत्म करके और पूरा एक गुजराती लॉबी के हाथ में सब कुछ सौंप दिया जाए। और ये बात मैं बराबर कहता रहा हूं कि इस देश में अब गुजराती उपनिवेश चल रहा है। राहुल गांधी ने जो बात कही वो आज, मैं पिछले 1-1.5 साल से बराबर इस बात को कह रहा हूं कि गुजराती उपनिवेश चल रहा है इस देश में। सारी कंपनियां वही, सारे नीति नियंता वही, सारी राजनेता वही तय कर रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई हीरो होगा उनका, ये वो तय कर रहे हैं। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के भीतर अगर बीजेपी ये सोचती है कि राजनीतिक डिस्कोर्स बदल जाएगा, अगर वो हिंदू मुसलमान करेंगे, बटेंगे तो कटेंगे करेंगे, इससे मुझे नहीं लगता कुछ होने जा रहा है। कम से कम उत्तर प्रदेश के बारे में तो मैं बहुत मुतमईन हूं, महाराष्ट्र के बारे में भी ये बात कह सकता हूं, बाकी और राज्यों का मुझे उतना अनुभव नहीं है। लेकिन सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की अब कोई संभावना नजर नहीं आती। उसकी वजहें हैं। 10 साल में एक तरफ तो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के साथ जो हुआ वो सबने देखा। आदिवासी के मुंह पर आप पेशाब कर रहे हैं, मतलब बीजेपी के नेता कर रहे हैं। दलितों को ऊना से लेकर के और हाथरस तक हम लोगों ने देखा। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात में, प्रधानमंत्री हुए तब ऊना में हो रहा था।
और हाथरस में योगी आदित्यनाथ जो आजकल बटेंगे कटेंगे की बात कर रहे हैं, तब उस दलित बेटी के साथ क्या हो रहा था, पिछड़ों के साथ क्या हुआ, वो उनका तो एजेंडा ही गायब कर दिया गया। मोदी जी ही अपने आप में पिछड़ा सब कुछ हो गए, तो मोदी जी जो कहेंगे वही पिछड़ों की बात होगी। तो वो नकाब भी अब राहुल गांधी ने उतार दिया है कि अगर आप पिछड़ों के हितैषी हैं तो पिछड़ों की डिमांड है, कास्ट सेंसस की है, उसको कराने के लिए आप तैयार हो, लेकिन मोदी जी वो नहीं करने जा रहे हैं, वो नहीं करेंगे। तो डिस्कोर्स तो पूरे तरीके से बदल चुका है और डिस्कोर्स अब यहां आकर के खड़ा हो गया है, इसलिए मुझे नहीं लगता है। लेकिन अब सवाल आप ये पूछेंगे कि भाई फिर बीजेपी कर क्यों रही है, और मुझे राजीव जी ये लगता है कि बीजेपी को भी मालूम है कि नहीं चल रहा है, और मैं बहुत विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं, बीजेपी को भी मालूम है कि सांप्रदायिक कार्ड के जरिए चुनाव नहीं जीता जा सकता। हमसे ज्यादा बीजेपी इस बात को जानती है और इसीलिए वो केवल एक नैरेटिव छेड़ती है कि आप उसमें उलझ जाएं। सारा खेल वो जातियों का करती, जातिगत समीकरण जो बनाती है बीजेपी। जो लोग ये कहते हैं ना कि साहब बीजेपी जाति की राजनीति नहीं करती है, वो हिंदुत्व की राजनीति करती है, उससे ज्यादा भयावह है जाति की राजनीति इस देश में कोई भी पार्टी नहीं करती, चाहे वो बीएसपी हो, सपा हो, कांग्रेस तो बहुत दूर की बात है। यहां तक कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी उतनी जातियों के भयावह राजनीति नहीं करती जो राजनीति बीजेपी करती है। हरियाणा में वो जाटों के खिलाफ राजनीति करते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रो जाट राजनीति करते हैं। हरियाणा में प्रो यादव राजनीति करते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में एंटी यादव पॉलिटिक्स करते हैं। आप समझ सकते हैं बीजेपी को। और जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, आपसे मतलब जो विपक्ष है, इंडिया अलायंस है, तब तक आप बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते। और मैं बराबर इस बात को कहता रहा हूं, जैसे अभी एक मुद्दा जिसको राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, और चूंकि मैं उस पर पहले कह चुका हूं इसलिए आज दोहराना चाहता हूं जी। मैंने शुरू में ही इस बात को कहा था कि राहुल गांधी जी जो संविधान हाथ में ले रहे हैं उसको बदल देना चाहिए। यहां तक कि मैं स्वीकार कर लेता हूं आपके यहां कि राहुल गांधी के कुछ जो सलाहकार मंडली है, मैंने उसको भी ये मैसेज किया था, एक बार नहीं कम से कम 3 बार ये मैसेज किया था कि इसको आप चेंज करा दें, क्योंकि जो आप मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज थोड़ा अलग ढंग से जा रहा है और बीजेपी कभी भी आपको काउंटर करेगी जो देवेंद्र फडणवीस ने किया। तो ये जरूरी है। अब वो पता नहीं अब हम लोगों को कोई सुनता है कि नहीं सुनता है, क्योंकि जिस समाज को आप वो बात पहुंचाना चाहते हैं वो समाज उस बात को कैसे ग्रहण करेगा, कैसे इमोशनल होगा। राजनीति में इमोशंस भी बहुत मायने रखते हैं, एजेंडा भी बहुत मायने रखता है, राजनीति में जातिगत समीकरण बहुत मायने रखते हैं। तो आपको हर स्तर पर बीजेपी का मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की धूर्तता की राजनीति, अगर हम ये सोचते हैं कि साहब 90 के दशक के पहले की राजनीति इस देश में हो रही है, तो हम लोगों की ये एक तरह से कहे कि अज्ञानता है, ये भूल है कि हम ये मान लें कि थोड़ा ईमानदारी से और नेताओं में कोई सिद्धांत है। बीजेपी के किसी नेता में आपको कोई सिद्धांत मिलेगा? चुनाव आयोग जिस तरह से घुटनों के बल बैठा है, आका क्या करना है हुक्म दीजिए, ऐसा चुनाव आयोग कभी आपने देखा? और मीडिया क्या कर रहा है? थोड़ा बहुत दाएं बाएं कभी भी होता था, तब भी होता था, लेकिन कभी इस तरह से नहीं होता था कि यहां तो 100% 10, 15, 20% तक तो हम मान सकते हैं कि साहब आजादी के आंदोलन में भी हो रहा था जी। डॉक्टर अंबेडकर के साथ जो हो रहा था उस समय की मीडिया भी वही काम कर रही थी, लेकिन कभी ये नहीं होता था कि साहब 100%। और जो राजा रजवाड़े, अब इससे एक बात तो बहुत स्पष्ट होती है कि बीजेपी को किससे मोहब्बत है। बीजेपी को पूंजीपतियों से मोहब्बत है, राजा रजवाड़ों से मोहब्बत है, इनको ना किसानों से मतलब है, ना मजदूरों से कोई लेना देना है। और जिस मनुस्मृति की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, और राजीव जी मैं इस बात को बराबर कहता रहा हूं कि आज की राजनीति में, पूरे देश की राजनीति में
राहुल गांधी से ज्यादा कोई बौद्धिक राजनेता नहीं, और बौद्धिक राजनेता की कुछ अच्छाइयां हो तो कुछ समस्याएं भी होती। अब जिस तरह से वो बात करो, जिस ईमानदारी से, और मैं इसीलिए कल जो उन्होंने बुद्ध की बात की तो मुझे अचानक ये याद आया कि राहुल गांधी बहुत कुछ बुद्ध के करीब दिखाई पड़ते आचरण में। और इधर तो लोगों ने नरेंद्र मोदी को बना दिया था कि साहब देखिए पत्नी को छोड़ दिया इसलिए बुद्ध हो गए। पत्नी को छोड़ने से कोई बुद्ध नहीं होता है। बुद्ध होता है ज्ञान हासिल करने के लिए, बुद्ध होता है राजपाट छोड़ने के लिए, बुद्ध बनता है लोगों के कल्याण के लिए, बुद्ध बनता है जो दुर्व्यवस्था है उसको दूर करने के लिए। तो आचरण में राहुल गांधी ज्यादा नजदीक दिखाई पड़ते हैं, और इसलिए वो उस बात को समझ भी रहे जब ये कह रहे हैं कि संविधान में हजारों साल की परंपरा है, बुद्ध के भी विचार उसमें शामिल हैं, बसवन्ना से लेकर के और आप चले आइए अंबेडकर तक, ज्योतिबा फूले, बाबा साहब अंबेडकर, नेहरू, गांधी, पटेल, इन सब के विचार उसमें शामिल हैं। तो वो एक प्रगतिशील धारा जो मनुष्यता को पोषित करती रही है, लगातार उसको प्रोटेक्ट करती रही है, वो धारा भारत के संविधान में शामिल है। और ये सीधा तमाचा उस आरएसएस पर जो ये कहते हैं कि साहब भारत के संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है, तो वो ये बौद्धिकता राहुल गांधी के यहां आपको दिखाई पड़ती। इसलिए कई बार हो सकता है कि बहुत सामान्य लोगों को वो बात नहीं अपील करती हो राहुल, लेकिन वो जब वो जोर देते हैं, और ये बात अच्छी है कि बार बार दोहराते हैं, ये कमिटमेंट, बहुत सारे लोगों ने कहा कि राहुल गांधी बहुत रिपीट करते हैं, ये कमिटमेंट है राहुल गांधी का कि हमने जो कहा कि जाति जनगणना भी होगी और 50% की सीलिंग टूटेगी, ये प्रतिबद्धता है। इसको कहते हैं दोहराना, कि हम ये नहीं है कि आज हमने मणिपुर में है तो मणिपुर के लोगों से हमारा पिछले जन्म का नाता है, फिर पहुंच गए दक्षिण भारत तो वहां हम यहीं पैदा होना चाहते थे। ये राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा। मणिपुर नहीं, नहीं, मैं उदाहरण दे रहा। जी 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 राजीव जी, ये हो जाए, आपको ये हो जाए। हाँ, हम चाहते हैं। और कल जब मोदी जी ने ट्वीट किया ट्रंप साहब को लेकर के, दिल में जो कसक थी कि काश मोदी जी ने ये ट्वीट मणिपुर के लोगों के लिए कर दिया होता। मोदी जी ट्रंप के जीतने का ऐलान नहीं हुआ था, तो प्रतिबद्धता वही है। ये अमेरिका की तरफ मुंह करके सोने वाले लोग, इनको इस देश के गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। ये अमेरिका के पिट्ठू बने हुए, तो राजा रजवाड़ों के भी पिट्ठू हैं, ये पूंजीपतियों के पिट्ठू हैं। इनको इस देश के लोगों से क्या लेना देना है। तो इसलिए जो आपका प्रश्न था कि एक तो वो वोट दिलाने वाला विमर्श नहीं है हिंदू मुसलमान का, मैं बहुत मुतमईन हूं इसको लेकर के। ये केवल गुमराह करने का विमर्श है कि विपक्ष इसमें भटक जाए। असली खेल जातियों के समीकरण का है, मुद्दों का है। इस मुद्दों पर राहुल गांधी लगातार बात कर रहे हैं। थोड़ा जातियों के समीकरण को दुरुस्त कर लें तो बीजेपी को हराना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि बीजेपी से ज्यादा नंगी कोई पार्टी है नहीं, उसकी विचारधारा से ज्यादा नंगापन कहीं है नहीं, उससे ज्यादा हिंसक विचारधारा कहीं है नहीं। और इसको किसान से लेकर के नौजवान तक महसूस करता है। वो नौकरी मांगेगा तो लाठी मारेंगे, किसान आंदोलन करेगा तो मरने के लिए छोड़ देंगे। तो इसलिए मैंने कहा ना कि उस विचारधारा को हर व्यक्ति जानता है। बस आपको राजनीति जिस लिहाज से करनी है, आप ये समझ जाए कि ये सबसे बेशर्म, सबसे बेहया और सबसे धूर्त पार्टी है। इसका मुकाबला हमें कैसे करना, ये नुस्खा तो आपको निकालना पड़ेगा। जी, राहुल गांधी के उस वीडियो को एक बार फिर से सुनाना चाहता हूं, फिर समीर जी आपके पास आना चाहता हूं, जिसमें राहुल गांधी, अभी शुरुआत में जो हमने वीडियो दिखाया, जरा ले आइए, जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि आई एम प्रो जॉब, प्रो बिजनेस, प्रो इनोवेशन, प्रो कंपटीशन, आई एम एंटी मोनोपोली। ये जो बात कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, जरा ले आइए उस वीडियो को। I want to make something absolutely clear. I've been projected by my opponents in the BJP to be anti-business. I'm not anti-business in the least. I am anti-monopoly. I am anti-creating oligopolies. I am anti-domination of business by 1 or 2 or 3 or 5 people.
I started my career as a management consultant, and I understand the type of things that are required for a business to succeed. So I just want to repeat, I'm not anti-business, I'm anti-monopoly. मैं यहाँ रिपीट करना चाहता हूँ कि मैं एंटी बिजनेस नहीं हूँ, मैं एंटी मोनोपोलिस्ट हूँ, यानी मैं एकाधिकारवाद के खिलाफ हूँ। एकाधिकार यानी मोनोपोली, इसके खिलाफ हूँ, और दो चार लोगों की मोनोपोली जो देश के व्यवसाय पर, बिजनेस पर है, उसके खिलाफ हूँ। वरना ये देश जैसे गुलाम हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों चला गया था, वैसे ही होगा। उस समय कुछ राजा महाराजा, कुछ नवाबों के हवाले, और वैसे ही फिर जा रहा है। यहीं से एक परेशानी नजर आती है। क्या महाराष्ट्र के चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा नहीं है समीर जी? अगर महाराष्ट्र को देखा जाए, जिसको और खासकर मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहते हैं, पूरी लड़ाई तो अर्थ की है। कि राहुल गांधी ने क्या बहुत दूर का जी जो दांव है वो चला है? बिल्कुल राजीव जी, दो चीजें हैं। एक तो जो इस आर्टिकल में जो बातें कही गई हैं, इतिहास का जो उदाहरण है, राकेश जी पूरी बात उन्होंने बता ही दी है। तो इतिहास का कोई भी विद्यार्थी इससे कोई अनजान नहीं, कोई ऐसी नहीं है जो उन्होंने कही है, वो सबको पता है। लेकिन जो पढ़कर भी जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अलग बात, तो उसको दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन दूसरी ओर एक और चीज है कि उसका विरोध करने के लिए, अच्छा, उसका जो संदर्भ उन्होंने मौजूदा, उससे भी कोई अनजान नहीं है। सिंडिकेट चला रहा है दो चार उद्योगपतियों का, और जिसके साथ सरकार मिली हुई है, तो इसमें भी ये भी कोई बहुत ऐसी कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी खुद ही लगातार उसको कहते रहते हैं और सबको पता है। और ये सीधा निशाना उन्होंने साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तौर पर। लेकिन इस विरोध है राजघराने के लोगों। आपका नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ है, आप दोबारा जुड़िए। तब तक मैं अमलेंदु जी के पास आ रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा कर रहे हैं हम, इसलिए चाहता हूं मैं कि उसमें थोड़ा सा व्यवधान ना हो। एक बार रिकनेक्ट कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। अमलेंदु जी। जी राजीव, देखिए, एक तो जो चल रहा है, और आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण हमलावर हुए राहुल गांधी पर, तो इसके बाद उन्होंने और मौका दिया कि राहुल गांधी और फिर जो चीज़ उन्होंने लिखी है उसको एम्पलीफाई करें, और उसको उन्होंने एम्पलीफाई किया भी। और एक तरीके से कहा जाए कि जो उद्योग जगत में बेचैनी है इस सरकार को लेकर राजीव जी, पिछले दिनों मुझे ध्यान पड़ता है आम आदमी पार्टी के शायद मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि ये सरकार के लोग जिस तरीके से वसूली कर रहे हैं उद्योगपतियों से और व्यवसायियों से, इसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग भारत की नागरिकता छोड़कर विदेशों में जा रहे हैं। ये एक आरोप था। और राजीव जी, देखने में ये आया है कि पिछले 10 वर्षों में बड़ी तेजी के साथ लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। तो इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो ताल्लुक इस तरीके से दिखाई पड़ता है। मनीष सिसोदिया के बाद मुझको थोड़ी थोड़ी जचती है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से बताया, और राहुल गांधी ने समझाने की कोशिश की किस तरीके से मोनोपोली स्थापित की जा रही है, और जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो इसी तरीके से उसने अपना व्यापार फैलाना शुरू किया था, और धीरे धीरे व्यापार के बाद उसने राजनीति पर कब्जा कर दिया था। आज भी जो व्यापारी राजनीति में दखल दे रहे हैं वो पहले व्यापार पर कब्जा कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, और इसके बाद फिर वो देश की राजनीति पर भी कब्जा कर देंगे। ये बड़ी दूर की बात है, जो मुझे लगता है कि असली मंतव्य जो भारतीय जनता पार्टी का या खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, वो शायद राहुल गांधी ने अपने से देखने उजागर कर दिया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी हमलावर हुई। अब भारतीय जनता पार्टी हमलावर हुई, लेकिन हमला करने में राजीव जी में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि पलटवार वो आप पे हो सकता है। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने हमले किए वो एक तरीके से देखा जाए उस पर बैकफायर कर गए। अब उद्योग जगत में एक बात साफ समझ में आ गई, उद्योग जगत को भी समझ में आ रही है कि हाँ, राहुल गांधी बात तो सही कह रहे हैं भाई। जिस तरीके से सीमेंट की कंपनियां थी उन पे छापे पड़े ईडी के, उसके बाद वो सीमेंट की कंपनियां खरीदी गई एक खास उद्योगपति द्वारा। इसी तरीके से कुछ मीडिया घरानों में छापे पड़े, वो मीडिया घराने खरीद लिए गए एक खास उद्योगपति द्वारा। इसी तरीके से तमाम जो उद्योग है जिनके शिकायतें हुई, और जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का जो मसला है, मुंबई एयरपोर्ट है, मुंबई एयरपोर्ट है, हाँ मुंबई एयरपोर्ट है, मुंबई एयरपोर्ट भी है इसी तरीके से। और इसी तरीके से राजीव जी की जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का मसला है, उसमें भी आया कि चंदा उन कंपनियों ने दिया जिनके ऊपर या तो ईडी के या सीबीआई के छापे पड़े पहले या फिर बाद में। यानी राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो उसके समर्थन में कई सबूत मौजूद है, मतलब पब्लिक डोमेन में मौजूद है। तो राहुल गांधी गलत नजर नहीं आती है।
और राजीव जी देखिए, ये हमेशा होता रहा है कि जब हम लोगों ने देखा है कि इमरजेंसी का समय था, उसके बाद भी जब देश की राजनीति होती थी तो साहू जैन एक तरफ होते थे और बिरला टाटा एक तरफ होते थे। देश के उद्योगपतियों में रहा, मीडिया में भी इसी तरीके से रहा, लेकिन तब लेवल प्लेइंग फील्ड था, सबको बराबर के अवसर मिलते थे, विपक्ष को भी समर्थन दिया जाता था। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जो साहू जैन की कंपनियां हैं उनसे तमाम लोग निकले जिन्होंने सरकार के खिलाफ बहुत लाठियां भांजी थी। तो लेकिन आज क्या इस तरीके की कोई स्थिति है? क्या आज आप इस तरीके की बातें सोच सकते हैं कि इस तरीके की चीजें मीडिया में या उद्योग में इस तरीके से दिखाई देगी? अब जो राहुल गांधी ने कहा कि कई मंत्री जो धमकियां दे रहे हैं व्यापारियों को, राजनीति ये बात सच मालूम पड़ती है कि चूंकि उद्योग जगत में एक जबरदस्त तरीके की बेचैनी है इस बात को लेकर कि धीरे धीरे उनके सारे उद्योगों पर, उनके सारे व्यापार पर कब्जा किया जा रहा है और एक नेक्सस जो है वो इस तरीके से कब्जा कर रहा है। अब जिस तरीके से वो गुजरात से संचालित हो रहा है एक आपराधिक समूह जो है, उसको लेकर भी राजीव जी की चर्चाएं शुरू हुई है कि ये भी एक तरीके से जो है ये उसी चीज की अगली कड़ी है कि ये किन प्रकार है, आपको पहले सरकार परेशान करेगी, उसकी एजेंसियां परेशान करेंगी, उससे आप बच गए तो आपको ट्रोल परेशान करेंगे और उससे भी अगर आप बच गए तो फिर आपराधिक समूहों से आपके ऊपर हमले कराए जाएंगे। तो ये एक लंबा नेक्सस जो है ये जो बन रहा है, इसकी तरफ राहुल गांधी ने ध्यान खींचा है और भारतीय जनता पार्टी राहुल हमला करके एक तरीके से कहा जाए वो अपने ही जाल में फंसती हुई दिख रही है। जी समीर जी अपनी बात पूरी कीजिए। समीर जी। तो मैं यही कह रहा था कि एक सीधे तौर पर इस जो मौजूदा समय का उन्होंने सिंडिकेट का जिक्र किया है कि पूरी अर्थव्यवस्था देश की वो कुछ 2-4 उद्योगपतियों के जरिए सरकार चला रही है। तो ये है तो हमला पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई नई बात नहीं है, लगातार करते रहते हैं और इसका विरोध करने के लिए राजघरानों से जुड़े लोगों को उतार दिया है। तो जो राजनीति में आप कह रहे हैं तो अर्थव्यवस्था, उद्योग, इनका संबंध महाराष्ट्र से, मुंबई से कितना है सब ये मालूम है। और दूसरी ओर इसका विरोध जब हो रहा है राजघरानों की ओर से, तो राजघरानों का लोकतंत्र से कितना बेहतर संबंध है, आज से नहीं जब से आजादी का आंदोलन चल रहा है तब से। तो ये भी सबको पता है कि वो लोकतंत्र के कितने समर्थक रहे हैं और लोकतंत्र से उनको कितना प्रेम है। वो प्रेम अब दिखाई भी पड़ रहा है सीधे तौर पर कि बता रहे हैं, जबकि इतिहास की वो सारी चीजें सबको पता है। लोकतंत्र, संविधान, आरक्षण, यही सारी चीजें हैं, यही सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में भी उतरे। पूरा इंडिया गठबंधन, केवल राहुल गांधी की बात नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने सबसे मुखरता के साथ इन चीजों को उठाया। विधानसभा चुनाव में भी, महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड, खास तौर पर महाराष्ट्र में इन सारे मुद्दों पर लगातार वो मुखर है। तो अभी जो बात हो रही थी कि जो विपक्ष और राहुल गांधी की तरफ से जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, यानी जो प्लेइंग फील्ड तैयार की जा रही है, उसी प्लेइंग फील्ड पर खेलने को मजबूर होगी भारतीय जनता पार्टी, इंडिया गठबंधन और महाराष्ट्र में महायुति। लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ। ये काम पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, प्लेइंग फील्ड तैयार कर रही थी, लेकिन विपक्षी पार्टियां उस पर खेल रही थी और उसका नुकसान भी हो रहा था। लेकिन ये चीजें पिछले 3-4 साल में बदली हुई दिखाई पड़ रही, चाहे उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, और चाहे पिछले दिनों पिछले साल हुए ये कर्नाटक विधानसभाओं के चुनाव हो। ये अलग बात है कि कुछ जगहों पर बीजेपी को सफलता भी मिली, लेकिन जो प्लेइंग फील्ड तैयार करने वाली बात है कि एक जो पिच तैयार की जा रही है वो अब विपक्ष तैयार कर रहा है, बीजेपी उस पर खेलने को मजबूर हो रही है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें उलझ रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर पूरा उन्होंने लोकसभा का चुनाव निकाल दिया, उसका नतीजा भी देखने को मिला। तो इसका चुनाव में निश्चित तौर पर यह असर पड़ेगा। और ये जो लेख है उसमें जिस तरह से चीजों को उन्होंने, राहुल गांधी ने उन चीजों की चर्चा की है और वो ऐतिहासिक रूप से सभी को वो सारी चीजें पता है, लेकिन उनका असर अब जिस तरह से होगा या इंडिया गठबंधन उनका इस्तेमाल जिस तरह से करेगा, निश्चित तौर पर वो बीजेपी और महायुति को परेशानी में डालेगा महाराष्ट्र में, क्योंकि आरक्षण आंदोलन को लेकर वैसे ही वहां राजनीति गर्म है। और मराठा आरक्षण को लेकर जिन नेताओं ने वहां, मनोज जरांगे वगैरह ने पहले कैंडिडेट खड़े करने की भी वहां कोशिश की थी, लेकिन बाद में विड्रॉ कर लिया, उसका भी फायदा बताया यही जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को ही मिलेगा और जो समीकरण है वो लगता है। तो इस तरह से, और दूसरी ओर संविधान को लेकर जैसे अभी भी लगातार मुखर है राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन, तो ये सारी चीजें ये है कि जो मुद्दे तय किए हैं इंडिया गठबंधन ने कि हमको इन्हीं पर चुनाव लड़ना है, वो उसी पर लड़ने की
पूरी तैयारी में है और चाह ये रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भी उन्हीं मुद्दों पर घेरने की कोशिश करें और घिर कर आए। ये जिस तरह से अब जवाब दिया जा रहा है राजघरानों की ओर से, अब उसको ये साफ या बिल्कुल उसका ये साफ पता लग रहा है तरह से उस फील्ड में चुके हैं जी, पार्टी आ चुकी। तो ये इसका वो राजनीतिक निहितार्थ इसके यही फिलहाल दिखाई पड़ रहे हैं कि उसमें घिरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। जी जी बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी की बात करें, और राहुल गांधी जो महाराष्ट्र को या झारखंड में जो इलेक्शन है, इन दोनों के नज़रिए से भी राहुल गांधी के उस आलेख को देखा जाए तो उस आलेख का प्रचार तो खूब हो गया है। डॉक्टर राकेश पाठक जी, ये प्रचार खासकर सिंधिया जी और दिया कुमारी ने तो उस आलेख की कतरने साथ साथ ट्वीट करके कि लो भाई, आपने अगर पढ़ा नहीं है तो पढ़ लो, और दोनों को, और उसमें दोनों ने राजघरानों का जिक्र किया है अपने ट्वीट में। सबसे बड़ी चीज़ है कि दिया कुमारी ने भी रॉयल फैमिलीज की बात की है और इन्होंने भी की है, और साफ साफ कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी, आपको इतिहास का ज्ञान नहीं है, इतिहास पढ़ लीजिए। इतिहास कितनी बार आप पढ़ेंगे, ये हम सब ने पढ़ा है। राजा महाराजा, ईस्ट इंडिया कंपनी, इनकी जुगलबंदी कितनी रही, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ फली फूली आगे बढ़ी, वो सब कुछ देखा है। दो तरह के लोग थे इसी देश में, जिसमें एक वो भी थे जिन्होंने आज़ादी दिलवाई, आज़ादी के परवानों की तरह वो आगे आए, और दूसरे ये भी थे जो फलते फूलते रहे उनके राजपाट में अंग्रेजों के साथ साथ। तो ये इतिहास है, इसमें आप कहेंगे कि आप इतिहास पढ़िए। कितनी बार राहुल गांधी को चलो मान लिया कि इतिहास नहीं आता, वो उनको इतिहास का ई नहीं आता, हिस्ट्री के एच नहीं जानते वो, लेकिन फिर भी इतना ज्ञान तो किसी को भी होगा जो ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज, मैं दूसरी तरफ आना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे भी यही बात कर रहे हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आप देखिए, उद्धव ठाकरे बार बार गुजरातियों की बात कर रहे हैं। गुजरातियों की बात करने का क्या मतलब है? जी राजीव जी, इसमें 2-3 बिंदु हैं। नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी वही गलती कर रही है जो उसने लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में से जो चीजें नहीं थी उसका उल्लेख करके पूरे देश को मजबूर कर दिया बीजेपी ने कि मैनिफेस्टो पढ़े लोग। रिकॉर्ड, पूरी दुनिया में रिकॉर्ड है कि किसी पार्टी का मैनिफेस्टो अब तक इतनी बार कभी डाउनलोड नहीं किया गया जितनी बार कांग्रेस का मैनिफेस्टो, क्योंकि बीजेपी ने उसमें कह दिया था इसमें मुस्लिम लीग लिखा है, इसमें मुसलमान लिखा है, इसमें मुसलमानों को मंगलसूत्र दे देंगे, भैंस दे देंगे। तो लोगों ने जिज्ञासावश कांग्रेस का पूरा घोषणा पत्र पढ़ डाला, लोग अपने झोले में लेकर चलने लगे। वो जो प्रियंका चतुर्वेदी हैं, शिवसेना की प्रवक्ता, वो टेलीविजन चैनल में इंटरव्यू में अपने पर्स में रखकर ले गई थी कांग्रेस का घोषणा पत्र, और उन्होंने पहला वाक्य ये बोला था, दिस इज नन ऑफ माय बिजनेस, कि मैं दूसरी पार्टी का घोषणा पत्र लेकर आऊं, लेकिन मैं लाई इसलिए हूं कि आप झूठा आरोप लगाएंगे तो मैं दिखा दूं इसमें मुसलमान शब्द भी नहीं। तो उसका खामियाजा बीजेपी ने भुगत दिया। अब आज भी वही हो रहा है। राजीव जी, सच बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, दिया कुमारी हो, बीजेपी के तमाम नेता हो, पीयूष गोयल जी कारोबारियों को धमकी देकर कह रहे हो कि माननीय मोदी जी का गौरवगान करो, तो जिन लोगों ने आलेख नहीं पढ़ा होगा राहुल गांधी का, वे भी पढ़ें। और महाराष्ट्र चलते हैं, आपने उद्धव ठाकरे का जिक्र किया। महाराष्ट्र इस देश व्यावसायिक राजधानी है मुंबई, महाराष्ट्र पूरा उस तरह की व्यावसायिक गतिविधियों में लिप्त है, तो वहां भी कारोबारी पढ़ रहे थे। क्या फिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या लिख दिया? अगर उन्होंने एकाधिकार वाले कारोबार की चिंता की है उसको रोकने की, तो ये तो उनके हक की बात है। छोटे व्यापारियों, सभी व्यापारी लोग पढ़ रहे हो। दूसरी चिंता जो हमारे देश के संघीय ढांचे को लेकर है कि केंद्र में बैठी पार्टी, केंद्र में बैठा हुआ प्रधानमंत्री अपने मूल राज्य में दूसरे राज्य से सब कुछ छीन कर ले जाए। सारे कल कारखाने, सारे प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से अगर छिनकर गुजरात जाते रहे तो ये भी तो एक चिंता की बात है। उद्धव ठाकरे जो बात कह रहे हैं महाराष्ट्र के लोगों से सुन रहे होंगे, गुन रहे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सेल्फ गोल करने की आदत है। तो लगातार पिछले 1-2 साल से मैं हर बार कहता हूं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन से वो एक टर्निंग पॉइंट है। उस दिन से बीजेपी लगातार सेल्फ गोल करती आ रही है और इस बार भी उसने किया है। और अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिया कुमारी राहुल गांधी से कह रहे हैं कि उन्हें इतिहास नहीं मालूम,
तो ये सामान्य सी चीज है, इसमें किसी बड़े मेरी किताब या सावरकर की किताब या जीबी मेल्सन की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। गूगल करके देख लीजिए रजवाड़े उस समय क्या कर। सिंधिया की बात अगर मैं करूं तो बहुत संक्षेप में खत्म करता हूं बात कि जिस वक्त 1857 की क्रांति शुरू हो चुकी थी, कलकत्ता के पास दमदम में सिपाही लगातार आक्रोशित थे, तब जयाजी राव सिंधिया अपने राज्याभिषेक की इजाजत लेने के लॉर्ड कैनिंग के दरबार में कलकत्ता पहुंचे थे। और क्रांति के बाद आगरा में 2 बार लॉर्ड कैनिंग के दरबार हुए। इन्हीं दिया कुमारी के पूर्वज आसपास के तमाम रजवाड़े, सैकड़ों रजवाड़े आगरा आए थे लॉर्ड कैनिंग के दरबार में। सबको इनामात मिले थे। लॉर्ड कैनिंग ने सबको थैंक यू वेरी मच कहा था कि क्रांति को खत्म करने में आप लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। जयाजी राव सिंधिया के लिए तो विशेष तौर से लॉर्ड कैनिंग ने व्याख्यान दिया। तो ये सामान्य तौर पर इतिहास में सिद्ध बातें हैं। इनमें अब उलझने से भारतीय जनता पार्टी को कुछ मिलेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। बीजेपी ने वही भूल कर दी है जो लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र में उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि राहुल गांधी तो देश की बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, व्यापार की बात कर रहे हैं, और वे यही तो कह रहे हैं कि मैं 3-4 लोगों के एकाधिकार का विरोधी हूं। कोई साधारण से साधारण नागरिक के माने कि पूरे देश पर कुछ 3 या 4 कारोबारियों का कब्जा हो जाए सारे देश के व्यापार पर, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं। तो ये ईस्ट इंडिया करण हो जाएगा देश का, इससे बचने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया इतना क्यों परेशान हो गए? उनके राजवंश का जिक्र नहीं है, उनका नाम नहीं है, फिर भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो मैं इसको फिलहाल सेल्फ गोल मानता हूँ। जी राजीव जी जी। हालांकि उन्होंने महादजी शिंदे उर्फ महादजी सिंधिया का जिक्र किया है, इन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने उसमें, और अभी उनका ट्वीट देख रहा था। उस ट्वीट में वो लिखते हैं कि नफरत बेचने वालों को भारतीय गौरव और इतिहास पर व्याख्यान देने का कोई अधिकार नहीं है। राहुल गांधी भारत की समृद्ध विरासत के बारे में आपकी अज्ञानता और आपकी औपनिवेशिक मानसिकता ने सभी सीमाएं पार कर ली हैं। अगर आप राष्ट्र के उत्थान का दावा करते हैं तो भारत माता का अपमान करना बंद करें और महादजी सिंधिया, युवराज वीर टिकेंद्रजीत, कित्तूर चेन्नम्मा और रानी बेलू नचियार जैसे सच्चे भारतीय नायकों के बारे में जानें, जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए जमकर लड़ाई लड़ी। इन्होंने बाकियों का नाम, अपने खानदान का नाम नहीं लिखा है, नहीं बताया है। चलिए खैर, तो सिंधिया तो क्रांति के समय थे, महादजी सिंधिया तो उससे पहले थे। बिल्कुल। तो जब आप महादजी का जिक्र कर रहे हैं तो उसके बाद के अपने पुरखों का भी तो जिक्र कीजिए कि वो क्या कर रहे थे आजादी की लड़ाई। वही बात है। अब वो मराठा शासक, वहाँ से यहाँ, फिर ग्वालियर, तो फिर जब लड़ाई और जब उसकी बात होगी, इतिहास के पन्नों में आएंगे तो आप यहाँ तक तो आएंगे ना जहाँ का आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन परेशान हैं यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी और दिया कुमारी। इन लोगों ने राहुल गांधी के इस आलेख को आगे बढ़ाया है, ताकि अगर आप लोगों ने, दोस्तों आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो तो कुछ मत कीजिए, इनके ट्विटर हैंडल पर जाइए, वहाँ आलेख है, पढ़ लीजिए। वहाँ इन लोगों ने शेयर किया है, राहुल गांधी के शुभचिंतक हैं ये, इन्होंने शेयर किया है कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए राहुल गांधी के इस आलेख को, पुराने दोस्त जो ठहरे दोनों, तो इसलिए भी। खैर, प्रेम कुमार जी, राहुल गांधी की चर्चा हम कर रहे हैं, और जब महाराष्ट्र की चर्चा कर रहे हैं और चुनाव की चर्चा, उसमें ये एक अलग मुद्दा राहुल गांधी ने छेड़ तो दिया है, और राहुल गांधी ने उसके बाद जो ट्वीट किए वो भी बहुत महत्वपूर्ण। इस पर हम चर्चा लगातार लगभग 1 घंटे से ज़्यादा की चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन यही बात दूसरे नेता भी कर रहे हैं कमोबेश। इधर राहुल गांधी सीधे 2-1 और औपनिवेशिक की बात कर रहे हैं, चाहे वो मोनोपोली की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखिए, जो सवाल लेके आया था मैं डॉक्टर राकेश पाठक जी के पास, चाहे वो शरद पवार हों, उद्धव ठाकरे हों, या उधर आप देखिए झारखंड में तो उधर हेमंत सोरेन हों, ये सब भी उस व्यापारियों की बात और बहुत मुखरता के साथ कर रहे हैं इस चुनाव में, जबकि ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का चुनाव है। ये समझने वाली बात है। अगर लोकसभा के चुनाव में ऐसे व्यापार और ये सब मुद्दा होता तो तुरंत समझ में आता, कनेक्शन मिलता है, कनेक्ट कर लेते हम। लेकिन ये नैरेटिव कहीं ना कहीं दूर की गोटी है, दूर का दांव है, ये माना जाए। राजीव जी,
राहुल गांधी समय समय पर एक बात कहते हैं, वो ये कि अ, ये आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों को मैं एम्प्लीफाई करता हूं, मैं जुबान देता हूं, मैं कोई मुद्दा नहीं बनाता। जातीय जनगणना का सवाल भी आम लोगों की जुबान से उन तक पहुंचा था, जिसको उन्होंने पकड़ा और एम्प्लीफाई किया, उस आवाज को बुलंद किया। तो आज भी राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, राहुल गांधी ने अपने लेख में किसी का नाम नहीं लिया, किसी राज परिवार का नाम नहीं लिया, किसी उद्योगपति का नाम नहीं लिया। मोटे तौर पर उन्होंने एकाधिकारवादी जो एकाधिकारवाद जो है उद्योगपति में, उद्योग जगत में, उस पर हमला बोला और उसको ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपेयर किया, उस तमाम बातें जो हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया में सबको लगा जैसे हम पर चोट हो गई हो। जो स्टेक होल्डर्स मानने के लिए बहुत सारे लोग आ गए, भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्यों लगा कि उन पर चोट हो गई, दिया कुमारी को क्यों लगा कि उन पर चोट हो गई। तो इसके जो भी वैयक्तिक कारण हो या राजनीतिक दबाव में बोल रहे हो, लेकिन ये प्रतिक्रिया राहुल गांधी की लेखनी को बहुत महत्वपूर्ण बनाती है, उनके विचारों को अहम बनाती है। महाराष्ट्र के संदर्भ में या पूरे देश में भी देखिए, चूंकि चुनाव हो रहा है तो हम लोग महाराष्ट्र की या झारखंड की बात करते हैं लेकिन वास्तव में देश का लघु उद्योग, मझोला उद्योग तबाह हो चुका है। नोटबंदी ने, पूरे आंकड़े हैं उसके कि नोटबंदी के बाद ये सारी चीजें हुई हैं। गलत जीएसटी के कारण ऐसा हुआ है, उसमें कोरोना भी आ गया और उसमें सरकार की नीतियां भी आ गई, क्योंकि कोरोना में बड़ी बड़ी कंपनियां तो खूब फली फूली हैं भाई, सैकड़ों गुना बड़ी हुई हैं, उनका आकार बढ़ा है, दौलत बढ़ी है, लेकिन छोटे कारोबार तबाह हो गए, इसलिए कि सरकार ने कोई संरक्षण नहीं दिया। आपदा के अवसर पर संरक्षण उन्होंने सिर्फ वैसे को दिया जो एकाधिकारवादी हैं, जो अडानी जैसे 20-25 उद्योगपति हैं, उनको ही मदद दिया। तो ये बात पूरे देश का व्यापार जगत शिद्दत से महसूस कर रहा है। ये वही व्यापार जगत है जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे लेने के लिए उनको दोहन किया गया, मुद्रा दोहन। भाई उसमें वित्त मंत्री नामजद अभियुक्त हैं, जिसमें ईडी नामजद अभियुक्त हैं कि ये पैसे दोहन कर रहे थे। तो छोटे कारोबारियों से आप मुद्रा दोहन करेंगे, उनका कारोबार चौपट करेंगे, और बड़े कारोबारियों को आप फैसिलिटेट करेंगे, ले जाओ, ये भी एयरपोर्ट भी ले जाओ, आपको समुद्र वाला पोर्ट भी ले जाओ, कोयला का खदान भी ले जाओ, बिजली भी तुम ही बनाओ, सारी चीजें तुम ही करो, हथियार भी तुम ही बनाओ, भले तुमको कोई अनुभव हो या ना हो। तो ये जो हालात पैदा किए हैं, ये राहुल गांधी की जुबान से जरूर बातें आई हैं कि, लेकिन राहुल गांधी ने इस चीज को आम जनता के बीच से न्याय यात्राओं के दौरान गुजरते हुए समझा, महसूस किया। जनता ने उनको रिपोर्टिंग की कि देश में क्या हो रहा है, और जनता की बात को उन्होंने विचार बना करके जब पेश किया है तो एक क्रांति पैदा हुई है। हम इसको क्रांति बोलते हैं, और क्रांति ही है एक विचार जब बहुत सारे विचारों को जन्म देती है, जब आमने सामने विचारधारा की लड़ाई सामने आ जाती है, प्रतिक्रिया की प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं, तो यही विचार तो क्रांतिकारी विचार होता है। इस विचार के साथ लामबंदी होती है पक्ष में या विपक्ष में, और देश में क्रांति का माहौल होता है। क्रांति अराजकता नहीं होती। जो लोग कहते हैं कि राहुल गांधी अराजकता फैलाना चाहते हैं, नहीं, राहुल गांधी क्रांति करना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं। क्रांति का मतलब खून बहाना नहीं होता है, क्रांति का मतलब बदलाव लाना होता है, समाज में मूलचूल परिवर्तन करना होता है। वो विचार से होते हुए व्यवहार तक पहुंचता है और सरकार तक पहुंचता है। आज के संदर्भ में सरकार, सत्ता बदलती है, व्यवस्था बदलती है, क्रांति होती है। उस दिशा में राहुल गांधी का ये पूरा वक्तव्य, उनका विचार दिखता है। हम ये नहीं कहते कि जो महाराष्ट्र पे क्या असर पड़ चुका है, राजीव जी,
महाराष्ट्र के कारोबारी तबाह हैं, उनका बिजनेस कोई और उठा के लेके जा रहा है, उनकी जमीन किसी और को दी जा रही है। महाराष्ट्र तो उसको बहुत शिद्दत से महसूस कर रहा है। राहुल गांधी ने तो बस उनके दुख को, उनकी पीड़ा को, उनकी अवस्थिति को, उनकी स्थिति को जुबान दी है, आवाज दी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रशांत टंडन जी, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, अभी आप लोग बात कर रहे थे, डॉक्टर पाठक की बात कर रहे थे कि सेल्फ गोल। अब देखिए क्या हुआ है कि राहुल गांधी ने अपने आर्टिकल में एक नेक्सस बनाया, संबंध। ईस्ट इंडिया कंपनी, राजे रजवाड़े, बिजनेसमैन जो मोनोपोली वाले, और बीजेपी ने उनको साबित कर दिया, सिंधिया को सामने खड़ा करके। अभी एक और सेल्फ गोल हुआ है। आरएसएस का जो मुखपत्र है, ऑर्गेनाइजर जी, उसने एक लंबा लेख लिखा है इसी पे, और उसने कम से कम 10 राजे रजवाड़ों के कोट लगाए हैं, 10 राजे रजवाड़ों की का रिएक्शन लिया है उसमें, और सब राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं। ये जो राहुल गांधी करना चाहते थे कि ये सामंती सोच के लोग हैं और ये सामंती व्यवस्था अभी भी जारी है, उसका आकार प्रकार बदल गया है। ये बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर आज साबित कर दिया। किसके दलों के महल और किले बने हुए हैं, कहाँ ये लोग खड़े हुए हैं, सब इतिहास में दर्ज है। दूसरी बात कि देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव के समय ये विमर्श, जैसे मैंने पहले कहा कि बीजेपी के अलावा एक और विमर्श अब है। बीजेपी के पास केवल क्या है कि जो रविकांत जी भी कह रहे थे कि बीजेपी के पास अपने विमर्श को वोटों में कन्वर्ट करने की मशीनरी है, एक स्ट्रेटजी है, वो एक मशीनरी है उनके पास। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को ये करना होगा। हम देखेंगे कि झारखंड और महाराष्ट्र में इसको कैसे कर पा रहे हैं। उसमें टिकट बांटने से लेकर मैसेजेस नीचे तक कैसे जाएं, बूथ मैनेजमेंट कैसे हो, ये एक मशीनरी है। तो विमर्श के साथ जरूरी है कि एक ग्राउंड पे एक मशीनरी भी हो, तो वो कन्वर्जन होता है। विमर्श के लेवल पे लड़ाई, आप मैं कहूँगा कि लड़ाई को आप जीत चुके हैं। अगर बीजेपी को हिंदू मुसलमान छोड़ना पड़ रहा है और उनको राजे रजवाड़ों को सामने लाना पड़ रहा है, आरएसएस को, तो इसका मतलब है कि विमर्श के स्तर पे लड़ाई आप जीत चुके हैं। अब उसका कन्वर्जन जो है, आपको उसके लिए जो है नेटवर्क लगाना है, स्ट्रेटजीज बनानी है। ये कांग्रेस पार्टी के संगठन का काम है, इंडिया गठबंधन के दलों के संगठन का काम है कि उसको कन्वर्ट कैसे करें। दूसरी बात कि ये जो मोदी साहब का एक पोर्ट्रेयल होता है, तमाम सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट करते हैं, उसमें ईमानदारी नहीं है। वो कोई उनको बिजनेस विजनरी बताता है, कोई विश्व गुरु बताता है। 2002 से 2024 तक मोदी जी की राजनीति का केंद्र हिंदू मुसलमान नफरत है। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। जिस दिन इस पे वोट बढ़ना बंद हो गया, उस दिन उनकी स्थिति खराब हो जाएगी, बहुत चुनौतियां आएंगी। तो ये इसमें कोई बहुत, मैं ईमानदारी नहीं देखता हूँ बहुत सारे विश्लेषकों की कि आप मोदी साहब को हिंदू मुसलमान के विमर्श से अलग आप दिखाते हो। उनके पास इसके अलावा कुछ नहीं है और वो साबित करते हैं बार बार। मैं अपने मन से ये बात नहीं कह रहा हूँ। अभी आप देख लीजिए कि झारखंड गए तो क्या बात कर रहे थे, घुसपैठिए, बांग्लादेशी, वोट डाल देंगे, मंगलसूत्र, फलाना ढिमाका, अभी सब हम देख चुके हैं। तो मोदी साहब के पास हिंदू मुसलमान विमर्श के अलावा, नफरत के अलावा कोई और राजनीति नहीं है जी। उसके फोटो कहीं और दिखा दें किसी के साथ, कुछ और वो पब्लिसिटी आ जाए, विश्लेषक कुछ और लिख दे, बड़ी बड़ी बातें। तो
वो उसमें ईमानदारी नहीं। ईमानदारी की बात यह है कि मोदी साहब के पास विमर्श एक है, नफरत और हिंदू मुसलमान। आरएसएस की राजनीति जो है राजे रजवाड़ों के साथ है, मनुवाद के लोगों के साथ है। वो आज उन्होंने अपने लेख में फिर साबित कर दिया। जी बिल्कुल। तो अब इसको जाहिर सी बात है कि इसका असर अब चुनाव में पड़ेगा कि जो आरएसएस सब राज्य रजवाड़ों को लेकर आई है, और उनकी तकलीफ है केवल राहुल गांधी का आर्टिकल नहीं है। इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स बंद किया था इन लोगों का। इंदिरा गांधी ने इनके टाइटल छीन लिए थे, इनके वजीफे बंद किए थे, इनके ये जो टाइटल अंग्रेजों ने दिए थे, राय बहादुर, फलाने, राजा साहब, महाराज, ये टाइटल सब बंद कर दिए थे। गैर कानूनी टाइटल है, ये लगा नहीं सकते अब। तो ये प्रिवी पर्स के साथ ये टाइटल बंद हुए थे। उन्हीं राजे रजवाड़ों को आज आरएसएस ने फिर अपने आर्टिकल में जो है जगह दी है। ये एक बड़ा सेल्फ गोल है। जी, क्या आपको भी लगता है प्रोफेसर रविकांत जी ये सेल्फ गोल है? ये सेल्फ गोल है, एक बड़ा सेल्फ गोल है जिसमें राजे राजवाड़ों को अब आगे आना पड़ रहा है। चुनाव का वक्त है, आप हिंदू मुसलमान करते रहिए ना, आप कहाँ यहाँ राजे राजवाड़ों में। ऐसे भी राजे राजवाड़े तो कांग्रेस के साथ हैं नहीं, दो चार जो बचे हुए हैं वो भी इधर उधर फुदकते रहते हैं। क्या फर्क पड़ता है कांग्रेस को? राजे रजवाड़े अगर राहुल गांधी को गाली देंगे, क्या फर्क पड़ता है? देखिए जितने भी गिन लीजिए ऊपर से लेकर नीचे तक, मैक्सिमम जा चुके हैं बीजेपी के साथ या दूसरे दलों के साथ। देखिए, आरएसएस की प्रतिबद्धता तो शुरू से ही राजा रजवाड़ों के साथ है, ये सबको मालूम है। अब वो खुल करके उस बात को कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इस डिस्कोर्स को बीजेपी और आरएसएस बढ़ा रही है, वो इस बात का सबूत है कि बीजेपी के पास कुछ है नहीं, कोई डिस्कोर्स नहीं है उसके पास, कोई मुद्दा नहीं है। अब है क्या कि राजा रजवाड़ों को वो गौरव केवल आप महसूस कराते रहिए कि साहब आप तो राजा साहब हैं, बाकी तो आपने उनका सब कुछ छीन लिया। वो प्रिवी पर्स वाला तो मामला अलग चला गया। और प्रशांत जी, मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, राजस्थान से ज्यादा रजवाड़ा तो शायद कोई और दूसरा राज्य नहीं है। राजस्थान के बहुत सारे राजपूत पिछले 5-6 साल में डॉक्टर अंबेडकर और उनके संविधान के बेहद करीब गए, और वो कहते हैं कि हमको ही समानता नहीं थी। भाई, रजवाड़े में एक रहेगा, वो राजा रहेगा, बाकी तो सब प्रजा ही होते थे, वो तो खड़े भी नहीं हो सकते थे राजा साहब के सामने। तो अब वो ये कह रहे हैं कि हमको समानता हासिल हुई संविधान के जरिए, और अंबेडकर को हमने अब पढ़ा तब जाना। लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि हमारी तरक्की हो, हम बिजनेस में हो, बच्चे हमारे एमबीए करके जाए, आईएएस बने। तो वो तो मोदी जी ला रहे हैं लेटरल एंट्री के जरिए। अब चाहे वो रजवाड़े का खानदान का हो, चाहे वो किसान हो, अब वो आईएएस बनने का ख्वाब नहीं देख सकता मोदी जी के रहते हुए, वो सब खत्म कर दिया। और ये जो राजा बनने की बात है, तो अंबेडकर ने कब कह दिया था? आजादी के बाद, शायद 52 का उनका स्टेटमेंट है कि मैंने तो रानियों की नसबंदी कर दी है। अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, मतपेटी से पैदा होगा। अब राजा तो पार्लियामेंट में बैठता है, लेकिन पुराने उन पूरे लकीरों को पीटना, उन रजवाड़ों के भीतर वो भाव पैदा करना है कि नहीं साहब आप तो सत्ताधीश हैं। तो ये लोकतंत्र की, राजतंत्र की तरफ पुनर्वापसी भी आरएसएस चाहती है। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, जो लोग लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करते हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं, चाहे वो राजपूताना से आते हों या कहीं और से भी आते हों। तो अब बीजेपी के पास है कुछ नहीं बेसिकली, तो इसलिए वो ये सब करेंगे। देने के लिए कुछ नहीं बीजेपी के पास। कौन नहीं चाहता है कि वो आईएएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, उनके बच्चे। यहां तो साहब आईसीसी का चेयरमैन बन जाएंगे अमित शाह के बेटा, वो किसी राजा महाराजा से कम है क्या?
असली महाराजा तो वो है जी। मोदी जी से ज्यादा महाराजा कौन है? लेकिन उनके भीतर ये पैदा करना कि राहुल गांधी देखिए ये बात कह रहे हैं, तो ये आरएसएस का अपना वो पुराना राग है जिसको वो अलाप रहे हैं, और ये उसकी वजह वही है, चुनावी है, कि आपके पास कोई एजेंडा नहीं है। इससे बीजेपी को कुछ हासिल होने नहीं जा रहा है। मैं सेल्फ गोल इसलिए नहीं कह पा रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि महाराष्ट्र और झारखंड में कितना इसका असर होगा। मुझे वो आंकड़े नहीं मालूम है कि वहां पे रजवाड़े कितने हैं और कितना। राजस्थान होता तो मैं ये बात कहता हूं, लेकिन इतना जरूर मुझे समझ में आता है कि ये भटकाने की राजनीति है, ताकि राहुल गांधी जो अभी संविधान की बात कर रहे हैं, अरे संविधान ने तो किसी को भी राजा बनने का अधिकार दे दिया है। ये कहा गया, ये कौन से राजा महाराजा है जो आएंगे जाएंगे? खत्म हो गया ना, ये तो प्रिवी पर्स कब का खत्म हो गया। तो अब इनकी बात करो ना, इस देश का नागरिक राजा है, ये कौन है राजा महाराजा? काम खत्म हो गया ना इनका। ये बेवजह का डिस्कोर्स पैदा करके केवल भटकाने का काम, नंबर एक। नंबर दो, आरएसएस की तो अपनी आइडियोलॉजी ही है राजतंत्र की तरफ वापसी। तो ये दोनों ही स्तर पर है। चुनाव में इसका कितना असर होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ऐसा लगता है जैसे अभी से हार स्वीकार कर रही है कि साहब हमारे पास कुछ है नहीं। ये मुझे दिखता है। जी, आपको क्या दिखता है समीर जी? आपको भी ऐसा ही दिखता है? जी बिल्कुल वही, जैसे हमने कहा कि ये जिस तरफ इसको ले जा रहे हैं और ले इंटेंशनली यही इंटेंशन था राहुल गांधी का इस लेख के पीछे, या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन ये जा उसी तरफ रहा है कि एक फील्ड ऐसी तैयार कर रहे हैं जो संविधान, आरक्षण और ये सारे मुद्दे जो लोकसभा चुनाव में दिख रहे थे उन्हीं के इर्द गिर्द ये घूमता हुआ दिख रहा है, और इसी पर बीजेपी आ रही है जो उसकी एक कमजोर उसकी नस है। और राजे रजवाड़े उसमें कूद गए हैं तो ये इन सारी चीजों से और ज्यादा जुड़ गया है। राजे रजवाड़े में यानी जो सिंधिया या फिर वो जयपुर राजघराने की दिया कुमारी हो, तो ये अब इसका मतलब वो जो आरएसएस की एक अपनी विचारधारा है कि राजशाही और वो लोकतंत्र के प्रति कितना निष्ठावान है, कितना उसको चाहती है, राजशाही के लिए उसके दिल में क्या सम्मान है, ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है। अब इन स्थितियों में उसका असर कितना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन ये नैरेटिव इंडिया गठबंधन के फायदे में रहा है लोकसभा चुनाव में, और वो नैरेटिव तैयार हो चुका है जिसमें बीजेपी उलझ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी, क्लोजिंग। जी बिल्कुल राजीव जी, देखिए एक तो जो बीजेपी है वो फंसती हुई दिखाई पड़ रही है, ये तो सारी चीजें चली रही हैं। इस बीच एक खबर एक और आई है, और ये है कि जो बटोगे तो कटोगे नारा देने वाले योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके ऊपर अजीत पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र की जनता को ये पसंद नहीं है। तो पहले राहुल गांधी पे हमला बोलने वाले जो ये तय करें कि महाराष्ट्र की जनता को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, उसके बाद फिर ये मैदान में आए। दूसरी बात राजीव जी, जो राजे रजवाड़ों की बात है, ये तमाम राजे रजवाड़े वही हैं जो अमन सभाएं कराकर आज़ादी के दीवानों पर गोलियां चलवाया करते थे। वही सब राजे रजवाड़े हैं जिनके प्रिवी पर्स जो थे वो इंदिरा गांधी ने समाप्त किए थे। आपको याद होगा कि आज़ादी हासिल होने से पहले पंडित नेहरू गए थे कश्मीर, और राजा हरि सिंह ने उनको गिरफ्तार करवाया था, और पंडित नेहरू के सीने में जो थी वो पर्चियाँ लगी थी। तो ये इन राजे रजवाड़ों का इतिहास है। आज़ादी के बाद भी किस तरीके से सरदार पटेल को मेहनत करनी पड़ी और किस तरीके से राजे रजवाड़ों को समाप्त करके भारत में विलय करना पड़ा, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाले इस बात को नहीं समझ सकते। जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई है, तो आप एक तरफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगाएंगे और दूसरी तरफ इन राजे रजवाड़ों की आप चरण वंदना करेंगे, तो दोनों काम साथ साथ नहीं चल सकते। सरदार पटेल का सबसे बड़ा बैर इन राजे रजवाड़ों से ही था, और भारत अगर आज एक है तो इन राजे रजवाड़ों की नाक में नकेल कसी सरदार पटेल ने उसकी वजह से है। तो ये अब जिस तरीके से राजे रजवाड़े कूद रहे हैं, तो ये इनके जो दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, उसको सामने लेकर आ रहे हैं कि आप एक तरफ सरदार पटेल की वंदना करेंगे, वहां से खड़े होकर के आप जो है वो एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारा देंगे, और फिर इन राजे रजवाड़ों की तरफ से आप राहुल गांधी पर हमले करवाएंगे और देश के आवाम पे हमले करवाएंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि राजे रजवाड़ों की बात करके और अपने ही जो सेल्फ गोल वाली बात हो रही थी, ये सेल्फ गोल है, और जितनी
जितना आगे जाएंगे आप उतने ही आप इसमें फंसते हुए जाएंगे। उस दलदल में आपने पैर रख दिया है, जहां से एक पैर को निकालने की कोशिश करोगे तो दूसरा पैर उसमें धंसता जाएगा। और ये दिखाई दे रहा है बीजेपी के लिए ये बहुत एक कहें तो इंटरेस्टिंग मोड़ पे ये चुनाव आ चुका है। ये दोनों राज्यों के चुनाव महत्वपूर्ण हैं और मज़ेदार भी हैं। देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। ये चुनाव हरियाणा नहीं है, ये भी तय मानिए, ये चुनाव हरियाणा नहीं है, अंडरलाइन कर लीजिए, ये दोनों राज्यों के चुनाव हरियाणा के चुनाव नहीं हैं। खैर, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अमलेंदु जी आपका, प्रशांत टंडन जी आपका, प्रोफेसर रविकांत जी आपका, समीरात्मक जी आपका बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी साथ में जुड़े थे, डॉक्टर राकेश पाठक जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। श्री किरण जे साहब हैं, ओमर अली साहब हैं, विधि जी हमारे साथ हैं, ज्योति जी हमारे साथ हैं, स्नेहा